पर्यावरण अधिनियम पार्ट 3। अधिनियम पे लास्ट है बच्चा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है तो बस याद रखें, मेन मेन चीजें याद रखनी है बच्चा आप लोगों को। पार्ट 3 पर्यावरण कानून चल रहे हैं हमारे, और अभी तक 1972 वाला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो चुका, 1986 वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो चुका, राष्ट्रीय वन नीति हो चुकी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो चुका, हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट हो चुका, और अलग अलग हम रूल्स को पढ़ रहे हैं। कोस्टल एरिया के क्या रूल्स है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स पे हमने बात की, निर्माण और विध्वंसक वाला था, उसको हमने कर लिया, हैजार्डस वेस्ट पे कर लिया, 3-4 रूल्स और बचे हैं। तो आज के सेशन में हम बेसिकली क्या क्या करने वाले हैं, आज वाले इसमें बच्चा हम ई वेस्ट के बारे में बात करेंगे, ई वेस्ट की क्या कहानी है, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करेंगे। बायोमेडिकल समझ गए ना, जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, जैव चिकित्सा आप जानते हो ना, हॉस्पिटल वगैरह में आप जानते हो बहुत सारा वेस्ट निकलता है हॉस्पिटल से बच्चा, तो उसको हैंडल करने के क्या नियम बनाए गए हैं उस पर हम बात करेंगे। प्लास्टिक वेस्ट पे बात करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट के जो मैनेजमेंट रूल्स है उस पर हम बात करेंगे, प्लास्टिक अपशिष्ट इस पे बात करनी बाकी है हमारी। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है वेटलैंड, आर्द्र भूमियों पे भी हमारे जो नियम आए थे, आर्द्र भूमि पे संरक्षण और प्रबंधन नियम क्या है, उन पे उनके बारे में जान लेंगे हम। और सबसे बड़ी बात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इतना हमारा हो जाएगा। तो टिल डेट करंट अफेयर में जितने ये सारे रूल्स आते हैं ये सारे आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो ये 5 टॉपिक आज की हमारी क्लास में होंगे। एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स पढ़ाइएगा जिससे आपसे मुलाकात होता रहेगा डेफिनेटली बच्चा, मेरे करंट अफेयर पे सेशंस आएंगे आज ई वेस्ट पर, 4-5 क्लासेस और बाकी है बच्चा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट बच्चा बड़े खतरनाक वेस्ट होते हैं। आप हॉस्पिटल कभी गए होंगे, हॉस्पिटल में जाके आपने देखा होगा बहुत सारी सिरिंजेस होती है ना, निडल्स होती है, कुछ ब्लेड्स भी होते हैं, और ब्लड के बैग्स है बच्चा। किसी का कोई अगर ऑपरेशन हुआ है तो बहुत सारा ब्लड भी निकलता है, किसी के ऑर्गन रिमूव हुए, सपोज करो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन रिमूव करने पड़ते हैं, कई बार समस्या आ जाती है, वो होता है। बहुत सारी बैंडेजेस होती है, बैंडेजेस समझ गए ना, पट्टियां वगैरह, किसी का कोई इलाज किसी भी तरह से चल रहा है, तो बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है बच्चा। और ये जो वेस्ट है ये बड़ा डेंजरस टाइप का वेस्ट है बच्चा, इसके अगर चपेट में आ जाते हैं तो जानलेवा बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैव चिकित्सा वेस्ट से हमारा क्या मतलब है बच्चा, इंसान के और पशुओं का जो अपशिष्ट है ना, और इनकी देखभाल में जो भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं, तो बेसिकली उनको एचसीएफ बोलते हैं बच्चा, हेल्थ केयर फैसिलिटी। अस्पताल है, प्रयोगशालाएं है, ब्लड बैंक है, टीकाकरण कार्यक्रम है। आपने कई बार देखा होगा रक्तदान का शिविर आयोजित होता है ना, कई बार सार्वजनिक रूप से बोलते हैं भैया मोतियाबिंद का कैंप लगा हुआ है, लगता है ना ऐसे कैंप, बहुत सारी बीमारियों के जो इलाज हो जाते हैं उसमें। और बहुत सारी जो पैथ लैब्स होती है, पैथ लैब जानते हो ना, जहां पे ब्लड सैंपल जाते हैं, तो वहां से भी तो बहुत सारा आपका बायोमेडिकल वेस्ट बच्चा जनरेट हो ही रहा है। हाँ समझ गए, तो ये क्या क्या समस्याएं हो सकती है बच्चा, एक बार ये जरा डायग्राम देखिए, है ना, इस वाले डायग्राम को थोड़ा गंभीर रूप से देखिए। पहली बात क्या क्या हो सकता है, देखो अगर आप किसी भी संक्रमित रक्त के कांटेक्ट में आ गए, एड्स जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, बीसी, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है। उसके साथ साथ आप देखो हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनके कैथर्स होते हैं, यूरिन के बैग्स भी होते हैं, उसके चपेट में आ सकते हो। ओके, उसके बाद हॉस्पिटल में आप किसी रिश्तेदार से मिलने गए जो बेचारा बीमार था, है ना, पता उसका लेने के लिए गए थे, आपने थोड़ी सी भी असावधानी बरती, आप खुद चपेट में आ गए। बहुत सारे लोग पता लेने जाते हैं लेकिन वापस आते हैं तब तक खुद बीमार हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद जब इन वेस्ट को जलाया जाता है, जिस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उससे काफी एयर पोल्यूशन भी होता है। कुछ लोग तो ओपन में ही डाल देते हैं बच्चा, है ना, ओपन में नहीं डालना इनको, तो ये काफी जानलेवा हो सकता है। तो हॉस्पिटल बच्चा जब भी जाए, हॉस्पिटल जाने का नियम बना लो, है ना, ईश्वर ना करे आप बिल्कुल स्वस्थ आयु रहे, दीर्घायु रहे, हॉस्पिटल जाए तो हॉस्पिटल जाने का नियम बना लो बच्चा। एक सैनिटाइजर अपने साथ में जरूर लेके जाए, एक मास्क लगा के आप हॉस्पिटल में जाए, और किसी भी, है ना, किसी भी आइटम को बेफालतू में टच करने की कोशिश ना करें, वो अस्पताल मैनेजमेंट देख लेगा। ओके, ये बेसिक प्रोटोकॉल होता है बच्चा हॉस्पिटल वगैरह जाने का, है ना। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इंडिया से बच्चा पर डे कितना बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, 484 टन पर डे, 484 टन पर डे है, जिसमें से 447 टन तो क्या कर लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन बाकी जो बचा, कितना बचा बचा, 37 टन के आसपास बचा, 37 टन रोजना ऐसी ओपन डंपिंग पड़ा रहता है वो बचा। और अगर आपने इसका सही तरीके से निपटान नहीं किया तो इस तरह की बीमारियों के चपेट में इंसान आ सकता है। ओके, और कई बार जाने अनजाने में भी आ जाता है बच्चा। वैसे कहते हैं कि हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है तकरीबन 85% जो वेस्ट है वो डेंजरस नहीं है। डेंजरस कितना है, केवल 15% वेस्ट डेंजरस है। लेकिन इसमें बड़ी समस्या क्या है, अगर ये वाला इसके साथ मिक्स कर दिया, देखो क्या कह रहा है, हॉस्पिटल से जितना भी वेस्ट निकल रहा है 85% डेंजरस नहीं है, केवल 15% है। लेकिन अगर आपने इस 15% का ढंग से निपटान नहीं किया और ये 15% इस 85% के साथ आके मिल गया, तब 100% क्या हो जाएगा, 100% डेंजरस हो जाएगा बच्चा, वो इन्फेक्शियस हो जाएगा। तो बायोमेडिकल वेस्ट को बड़ा सावधानी से हैंडल करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, आपने अलग अलग रंग के डब्बे देखे होंगे, एक रेड कलर का डब्बा बॉक्स रहता है, एक येलो कलर का बॉक्स है, एक व्हाइट कलर का बॉक्स है, शायद आपने कभी नजर डाली होगी। ठीक है, ओके, तो कहते हैं कि खतरनाक कचरे को गैर खतरनाक कचरे के साथ मिलाने से क्या होगा, पूरा कचरा ही खतरनाक हो सकता है बच्चा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। ओके, और बहुत सारी जगह तो क्या होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, समुद्र, हमने क्या सोचा हुआ बच्चा, समुद्र है, बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट को समुद्र में सीधा डाल दिया जाता है।
अब समुद्र में आप डाल रहे हो, अल्टीमेटली आप पूरा कंसेप्ट समझ चुके हो इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर हम ये सोच रहे हैं समुद्र में डालने से हमारा पीछा छूट गया, नहीं, समुद्र में डालोगे पहली बात तो लहरें उसको वापस कोस्ट पे लेके आ सकती है, और अगर आपने समुद्र में डाला तो समुद्री जीव जो है बच्चा वो उससे संदूषित हो जाएंगे, और समुद्री जीवों के अंदर अगर वो संदूषण पहुंच गया तो अल्टीमेटली फूड चेन के जरिए हम इंसानों तक भी आएगा ही। तो उसका निपटान करना ही एकमात्र सबसे बेहतरीन इलाज है बच्चा, समुद्र में नहीं डालना। अब इसमें क्या है बच्चा, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने कुछ अलग अलग कलर के डब्बे देखे होंगे, येलो कलर का बॉक्स होता है, एक रेड कलर का बॉक्स होता है, एक व्हाइट कलर का बॉक्स होता है, एक ब्लू कलर का बॉक्स होता है। क्यों रखे जाते हैं वो डब्बे ऐसे? हर बॉक्स में अलग अलग तरह का वेस्ट डालना है। जैसे ये पीले कलर का डब्बा है, इस पीले कलर के डब्बे में क्या डालेंगे? जो पशु है या इंसान है उसका बॉडी का कोई वेस्ट है, बॉडी का वेस्ट समझ गए ना, बॉडी वेस्ट तो जानते हो ना, अरे भाई किसी का किडनी खराब हो गई, 2 किडनी है, किडनी खराब होगी तो कहां डालोगे? इसमें। उसके बाद अगर बहुत सारे लोगों का गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तरह तरह की सर्जरीज होती है ह्यूमन बॉडी की बच्चा, तो वो सारा वेस्ट किसमें डालेगा? इसी में जाएगा वो सारा का सारा। येलो वाला डेंजरस है काफी। उसके साथ बहुत सारी जो दवाइयां है वेस्ट हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है ना दवाइयां। अरे दवाइयों के ऊपर लिखा है ना कि 8 अगस्त 2026 को एक्सपायर हो जाएगी, तो 8 अगस्त 2026 के बाद क्या करना है? हॉस्पिटल के अंदर अगर दवाइयां वेस्ट हो जाती है वो भी आपको इसी में डालना है। शरीर से अगर किसी भी तरह की मवाद है, पस है, वो निकल रही है, वो सब इसी में ही जाएगी बच्चा, सबका सब इसमें जाएगा। किसमें? येलो कलर वाले में जाएगा। याद रखना इस चीज को। कभी जाओगे तो इस तरह के डब्बे देखना बच्चा, हॉस्पिटल्स के अंदर आपको रखे हुए मिलेंगे। फिर रेड कलर का डब्बा क्या होता है? रेड कलर का जो बॉक्स होता है उसमें क्या पड़ा रहता है बच्चा? बहुत सारा ऐसा वेस्ट जो रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक के बैग है ना, कुछ बोटल्स वगैरह होगी, वो रेड कलर में जाएगी। ये व्हाइट कलर वाला काफी डेंजरस होता है, इसके अंदर ब्लेड होते हैं, निडल होते हैं, सिरिंज होती है, जितने भी शार्प आइटम होते हैं वो इस व्हाइट कलर के अंदर होते हैं। जो ये ब्लू कलर वाला है, जैसे कोई कांच की कोई बोतल है, समझ गए, कोई कांच टूट गया या ऐसा कुछ भी है, ओके, तो उस तरह की चीजों को हम इस ब्लू कलर वाले डब्बे में डालेंगे। पहले ये जो डब्बे है, पहले इन डब्बों की संख्या ज्यादा थी, 9 या 10 के आसपास बॉक्स यूज होते थे, अब उनको घटा के 4 ही कर दिया गया। 4 है बच्चा, कौन सा? येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू। तो यूपीएससी अगर बोले बायोमेडिकल वेस्ट का जो हमारा रूल्स आए हैं उसके अंदर हमने 6 कैटेगरी के बॉक्स है, 6 कैटेगरी का बॉक्स नहीं, ओनली 4 कैटेगरी का बॉक्स है। कौन कौन सा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन सा है। येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, लिखो कमेंट सेक्शन में एक बार। हाँ, प्री में आ सकता है बच्चा, वो पूछेगा कि 6 बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए 6 कलर के बॉक्सेस होते हैं या 10 कलर के बॉक्सेस होते हैं, ऐसा बोलेगा वो, नहीं, 4 कलर का बॉक्सेस है। कौन कौन सा है? येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू, लिखो एक बार इसमें। हाँ ठीक है, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू, याद रखना इसको अच्छे से। हाँ दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। फिर 1998 के बाद हमने 2016 में संशोधन कर दिए, बेसिकली क्लीन इंडिया मिशन लेके आए थे, स्वच्छ भारत मिशन आप जानते हो, तो स्वच्छ भारत मिशन की भावना के अनुरूप इसको भी हम लेके आया गया। तो ये 2016 वाले हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जब कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था, सार्वजनिक स्तर पे आप एक चीज बताओ, कोविड-19 पेंडेमिक में जो कोविड की वैक्सीन आप लोगों ने, हम लोगों ने लगवाई है, तो मैक्सिमम तो जो सरकारी शिविर लगे होते थे हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल जाते थे ना सरकारी, उसी में होता था ना, तो वहां पे क्या बहुत सारी सिरिंजेस नहीं आ रही बच्चा वो, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, कहीं ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हुआ, कहीं मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, इस तरह के जहां भी शिविर होते हैं वहां पे भी तो बच्चा बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट रिलीज होता है, वो भी इसके दायरे के अंदर है। इसके अंदर जितने भी आपके स्वास्थ्य कर्मचारी है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही है, उन्हीं को ये सब डील करना है, उनको प्रशिक्षण देना, उनको बताना कि किस तरीके से भैया आपको सावधानी बरतनी है, और उन लोगों का नियमित वैक्सीनेशन भी करना बच्चा। आपको पता है हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ होता है, तो रेगुलर, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ ही क्या कर रहा है, कोई पेशेंट है उसकी मरहम पट्टी कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, कई बार उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में भी आ जाता है, कई बार यूरिन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे सफाई कर्मचारी भी होते हैं, तो उनका रेगुलर वैक्सीनेशन भी होता है, आपको पता है, टीके लगते हैं उनको, ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीज ना हो। आपको और हमें वो वैसे टीके नहीं लगते, उनको लगते हैं बच्चा। तो पहले 10 टाइप के थे बच्चा, ये पहले 10 टाइप के थे, 10 टाइप के डब्बे थे, अब 10 से कितना कर दिया हमें इन्होंने, यूपीएससी बोलेगा, है ना, यूपीएससी रिवर्स बोलेगा। पहले कितने थे बच्चा? 10 बॉक्सेस थे, आज कितने हैं? 4 बॉक्सेस है। रिवर्स स्टेटमेंट लिखेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए पहले 4 डब्बे थे, आज आपने 10 डब्बे किए, नहीं, पहले 10 से अब 4। वो ऐसा क्यों किया? ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मोटा मोटा 4 कैटेगरी है, आपको भी पता है, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू। स्कूल्स में भी लगते हैं बच्चा, है ना, स्कूल्स में भी लगते हैं। तो फिर अब इस जब वेस्ट को आप हैंडल करते हो, बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हो, मैंने आपको कई बार बताया डायोक्सिन और फ्यूरॉन है, ये काफी खतरनाक, ये जो इनका एमिशन होता है बच्चा, कार्सिनोजिक होते हैं बच्चा, कार्सिनोजिक, कैंसर जनी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम पे, हमारी तंत्रिका तंत्र पे, प्रजनल जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है उस पर काफी ज्यादा इसका हार्मफुल इंपैक्ट होता है। तो राज्य, अब इसमें एक चीज और प्रावधान किया गया, अगर बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करना है, उसका निपटान करना है, कहीं जाके जलाना है, गाड़ना है, जो भी करना है, उसके लिए जमीन कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए जमीन दोगे। चले, ओके। तो पीले रंग की श्रेणी मैंने बता दी, पीले रंग की श्रेणी का क्या करना है। अब अलग अलग कैटेगरी का जो वेस्ट है बच्चा, एक चीज और देखो, ये चीज ध्यान रखना, ये 4 कैटेगरी के वेस्ट देख लिया आपने, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू, ये भी बताया है कि इस कैटेगरी के वेस्ट को कैसे हैंडल करोगे, इसको कैसे हैंडल करना है, इस वाले को हैंडल कैसे करेंगे और इसको हैंडल कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा आपने सभी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा या नहीं पढ़ा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो नहीं पढ़ा आपने, आई होप नहीं पढ़ा होगा, आई होप नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है वहां पे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपने ये टॉपिक पढ़ा? आई डोंट थिंक कि पढ़ा होगा, ये एनवायरमेंट के उसमें आता है। अच्छा, आपको ये सब कुछ पता है, ठीक है, वेरी गुड बच्चा, हर किसी को पता होता है। नहीं पढ़ा तो चलो अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ बच्चा, आप में से बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोग जागरूक हो भी, आप जागरूक हो लेकिन आपके परिवार के जो मेंबर्स है वो जागरूक नहीं है। एक चीज जिंदगी में याद रखना हमेशा, ये इनमें से कुछ बीमारियां इतनी जानलेवा है जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हो गया, आपको बचपन से हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी नहीं था, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी की चपेट में आ गए, जिंदगी भर कोई इलाज नहीं है, है ना।
किसी को एचआईवी नहीं था लेकिन एचआईवी हो गया, जिंदगी में कोई इलाज नहीं है। और इन बीमारियों के साथ बच्चा, इन बीमारियों के साथ है ना एक मेंटल टॉर्चर भी जुड़ा हुआ होता है। मेंटल टॉर्चर समझ गए ना, किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, आदमी उससे सोशल डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि क्या है, संक्रमणशील है, उससे जो उससे संक्रमित है उससे दूसरे आदमी को पहुंच सकती है वो। जैसे एचआईवी जैसी बीमारी है, कोई संक्रमित है तो उसका हो सकता है मेडिकली उसको उतना तकलीफ ना हो, है ना, लेकिन सोशली बहुत ज्यादा उसमें टॉर्चर हो जाता है आदमी। तो जिंदगी का एक नियम बना लो कि जब भी आप कहीं पे भी किसी रक्तदान शिविर में जा रहे हो, या कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो, या कोई भी फैमिली मेंबर को कोई भी मेडिकल आपको इमरजेंसी आ गई, और वहां अगर ब्लड से रिलेटेड है ना, सिरिंज का इस्तेमाल हो रहा है, या ब्लड डोनेट किया जा रहा है, या ब्लड लिया जा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पे ध्यान रखिए कि चीजें सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। समझ गए? किसी का यूज किया हुआ सिरिंज है ना, किसी का कहते नहीं, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है वो भी बहुत सारे प्रेशर में होते हैं बच्चा, कई बार उनसे भी चूक हो सकती है, लेकिन उनकी चूक से आप एक बार चपेट में आ गए तो जिंदगी बिल्कुल नरक जैसी जिंदगी हो जाएगी। तो ये सावधानी बरतनी है। ठीक है, कोई सिरिंज ले रहा है, आपको सिरिंज लगा रहा है, तो देखो कि आपके सामने उसने सिरिंज को ओपन किया हो। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चा, आपका स्वास्थ्य आपकी अल्टीमेट जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन लगने से पहले मुंह ऐसे कर लेते हैं, अरे भाई देखो आपको ही लग रहा है वो सिरिंज सही इस्तेमाल किया नहीं है ना, सुई को देख के ऐसे मुंह कर लेते हैं। ठीक है, नहीं करना। अब लग रही है तो देखो भाई, आपके सामने उसने नया ओपन किया हो। ठीक है, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने परिवार को भी सजग रखना है, स्वयं को भी सजग रखना है। ठीक है, पायरोलाइसिस है और डीप दफन है ना, काफी गहराई, अगर या तो जलाओ उसको, ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है, पायरोलाइसिस एक सर्टेन टेम्परेचर पे आप उसको वो करो, और डीप आप उसको दफन कर दो, काफी गहराई में ले जाके दफन कर दो। किसका है ये? येलो कैटेगरी का है। येलो कैटेगरी में क्या है बच्चा? शरीर के जो वेस्ट है, समझ गए, एक्सपायर मेडिसिन है, बॉडी के जो फ्लूड है, उनका साथ ये करना है। दूसरा क्या करें, लाल श्रेणी वाला जो क्या है, उसका माइक्रोवेविंग कर दो, है ना, उसका डिसइंफेक्शन कर दो केमिकल तरीके से। इसके अंदर क्या आता है, वही बच्चा, प्लास्टिक के बैग्स आ गए, बोटल्स आ गए, क्योंकि रिसाइकेबल है ना, रिसाइकेबल है, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं सफेद श्रेणी वाले, सफेद श्रेणी वाले वही ब्लेड है, सिरिंज है ना, इनको क्या करो बच्चा, स्टरलाइज करो इनको, और कंक्रीट के गड्ढे में दफना दो, है ना, कंक्रीट का गड्ढा खोदो, उसमें दफनाना होगा, और उसके बाद उसको ऊपर से बच्चा कवर करना है, कभी खोलना नहीं है। तो ये किसका है? व्हाइट कैटेगरी वाले का ये करना है। जो ब्लू कैटेगरी वाले हैं उसमें कुछ कांच के आइटम होते हैं हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले, उनका रिसाइकलिंग हो सकता है। तो ये उसके नियम बनाए गए कि नीली श्रेणी वाली का क्या करना है, व्हाइट का क्या करना है, येलो का क्या करना है। हाँ, देखते हुए लगवाना है बच्चा। हेयर कट करा रहे हो आप, नाई की दुकान पे जा रहे हो, नाई की दुकान काफी डेंजरस हो सकती है, अगर पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ, है ना, वो आप ब्लेड से शेविंग कर रहे हो, है ना, वो कॉमन इरेजर होता है बच्चा, समझो। जो नाई की दुकान होती है ना, अपना शेविंग करना खुद सीख लो, है ना, मैं नाई के धंधे पे आघात नहीं कर रहा, नाई की दुकान से क्वाइट कॉमन है बच्चा, क्वाइट कॉमन है, वो सेम उस तरह रखते हैं। ठीक है, उसी उस तरह में कई बार क्या ब्लेड चेंज कर दिया, सपोज आपसे पहले किसी की शेविंग बनाई, उसको कट लग गया, उसी उस तरह पे लगा हुआ है, वो सिर्फ ब्लेड चेंज किया, लेकिन उस तरह को अच्छे से उसने क्लीन नहीं, उस तरह समझ गए ना, उस तरह, अरे जिससे शेविंग करते हो। हाँ, तो आप उसको देखो कि प्रॉपर उसने डिसइंफेक्ट किया है या उसको नहीं। तो शेविंग तो आप घर पे भी कर सकते हो बच्चा, घर पे ही, और मुझे लगता है हर इंसान को शेविंग घर पे ही करना चाहिए। ओनली कटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, और कटिंग में भी फिर आप सावधानी बरतो कि वो जो जिस उस तरह को यूज कर रहा है उसने साफ नीट एंड क्लीन खाया नहीं, क्योंकि किसी की गलती आपकी पूरी जिंदगी के लिए भारी पड़ सकती है बच्चा। ओके, ट्रिमर से नहीं होता ना, ट्रिमर से कुछ नहीं होता, ट्रिमर से ब्लड नहीं निकलेगा बच्चा, और ट्रिमर तो आप घर पे ही अपना ट्रिमिंग कर सकते हो बच्चा। ओके, हाँ, ये सारी सावधानियां बरतनी है बच्चा, एक बार जिंदगी चपेट में आ गई फिर कुछ नहीं होगा। अवॉइड करो कि आप किसी भी सैलून पे, है ना, सैलून पे जाके अवॉइड करो किसी भी ब्लेड नुमा आइटम का, है ना, जिसमें ब्लेड का इस्तेमाल हो रहा है, उस आइटम को हमें अवॉइड करना है। कहाँ पे? किसी भी सैलून में, नाई की दुकान में, आप उसको जो भी कहना चाहते हो, अवॉइड करो कि आप उसका इस्तेमाल ना करें। ट्रिमिंग वाली डिवाइस से कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, या ये आपकी जिम्मेदारी है, कभी नहीं करना। मुझे 20 साल हो गए, मैं अपने घर पे शेविंग करता हूँ बच्चा, मैंने आज तक बाहर शेविंग ही नहीं कराई। इट हैज़ बीन 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, जब से मेरी मूछ दाढ़ी आनी शुरू हुई तब से मैं घर पे ही करता हूँ, अच्छी बने जैसी भी बने, घर पे ही है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और पिछले 10 साल से मैं कहीं बाल कटाने नहीं गया, यू वॉन्ट बिलीव, लास्ट 10 ईयर्स, 10 ईयर से मैं सैलून में बाल कटाने नहीं गया, हेयर कट के लिए नहीं गया। यस, और जब भी गया हूं तो मेरा खुद का, है ना, शेविंग और कटिंग किट है, शेविंग प्लस कटिंग किट, उसको लेके जाता हूँ। भाई तेरे को बाल काटने हैं, तेरे को शेविंग करना है, जो भी करना है होता है ना, मेरी खुद की किट है, इससे कर, तेरे को पैसे से मतलब है, बात खत्म। आगे बात समझ में, ये आपको ही करना है बच्चा। ठीक है, यस, ये आपको ही करना है, ये आपको करना पड़ेगा, अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको। चलिए, ओके, तो इंडिया में कौन देखता है बच्चा इसको? ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होता है बच्चा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज होती है, यूनियन टेरिटरीज में होती है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज। याद रखना, त्रिस्तरीय बच्चा बोर्ड है देश के अंदर। सेंट्रल लेवल पे तो कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पे होता है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज होती है, यूटीज के लेवल पे। हाँ, हेयर कट घर पे ही कराता हूँ, यस, हेयर कट घर पे ही होता है बच्चा। अभी तो अर्बन कंपनी आ गई ना बच्चा, यू कंपनी आ गई, घर पे ही आ जाते हैं वो आपके।
बड़े बड़े शहरों में यू कंपनी है ना, यू अर्बन कंपनी नाम से कंपनी है, वो आपके घर पे आके कटिंग वगैरह कर जाते हैं। ठीक है, बढ़िया, आपका खुद का सामान है, घर में ये कुर्सी लगाओ, सामने एक स्टूल रखो, उस पर वो शीशा लगा देते हैं, बढ़िया आपके घर में कटिंग करके जाते हैं, साफ सफाई भी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया ई वेस्ट। ई वेस्ट तो आप समझ ही गए थे बच्चा, ई वेस्ट क्या क्या होता है। ई वेस्ट के अंदर लेड होता है, कैडमियम होता है, याद है आपको सारा, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, बेरिलियम है, याद है क्या वो, बोरान है, तो वो सबका सब ई वेस्ट का कैटेगरी में था। ई वेस्ट को कैसे आप हैंडल कर रहे हो, पहले 2011 वाले नियम थे, फिर बाद में 2016 के नियम आ गए। ई वेस्ट, ई वेस्ट आप समझते हो, हमारे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ठीक है, बढ़िया। तो ई वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है बच्चा, हमारे घर के अंदर कंप्यूटर से जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब ई वेस्ट है। ओके, तो इसमें से कैथोड रे हो गया, सर्किट्स हो गए, मोबाइल फोन का चार्जर हो गया, पहले सीडी आती थी है ना। अच्छा ये बताओ, सीडी सीडी प्लेयर अभी भी आते हैं क्या बच्चा, सीडी प्लेयर आते हैं क्या अभी भी, सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर आते हैं क्या अभी भी, मुझे आइडिया नहीं है ना, मुझे आइडिया नहीं, बस आप मुझे बता दो अभी भी आते हैं सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर। ओके, मरकरी के स्विच हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें। इसमें क्या क्या निकलता है बच्चा, कैडमियम है, मरकरी है, लेड है, निकल है, क्रोमियम है, कॉपर है, लिथियम है, सिल्वर और मैग्नीज है, ये सब इसके अंदर ई वेस्ट के अंदर, ई कचरे की कैटेगरी में ये सब होते हैं। और इन सबका स्वास्थ्य पे क्या इंपैक्ट होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा अभी भी आते हैं सीडी प्लेयर, वाह क्या बात है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जी आते हैं, कुछ बोल रहे नहीं आते, चलो कोई बात नहीं। तो वो सबका सब ई वेस्ट है बच्चा, ई वेस्ट है। तो इंडिया में हर साल मैंने आपको बताया था 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से 15 मिलियन टन कचरा क्या है, ई कचरा की कैटेगरी में आते हैं। और ज्यादातर कहां से आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, इंडस्ट्रीज है, और जहां पे हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, तो 70% तो कहां से है, इंस्टीट्यूशंस हो गए, शैक्षणिक संस्थान है, इंडस्ट्री है, ये वाली बात है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या बच्चा, ई वेस्ट को लेके, ई वेस्ट को लेके आम धारणा ये है, मतलब आम लोगों का मानना ये है, आम लोगों का, कि ये डेंजरस नहीं है। आप और हमें क्या लगता है, नॉट डेंजरस, नॉट डेंजरस। बताओ आपको लगता है ना भाई, आपको लगता है मोबाइल फोन का चार्जर, इससे क्या खतरा है, पुराना मोबाइल फोन क्या खतरा है इससे, पुराना टीवी से खतरा ही क्या है, घर के अंदर अगर पुरानी कोई मशीन है इससे खतरा क्या है, इसके क्योंकि हम क्या सोचते हैं ये तो हमारे रहने के आवास स्थान का एक हिस्सा बन चुका है। तो ई वेस्ट को लेके सबसे डेंजरस जो हमारा माइंडसेट है, वो माइंडसेट बच्चा ये है कि हम ई वेस्ट को डेंजरस नहीं समझते, जबकि ई वेस्ट भी डेंजरस बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो ये सारा ई वेस्ट है बच्चा, जो सब आप देख रहे हो ई वेस्ट है। और इंडिया बड़ी संख्या में, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया बड़ी संख्या में ई वेस्ट को इंपोर्ट करता है, जिसको आप रिफर्बिश्ड के नाम से परचेज करते हो ना बाजार से, रिफर्बिश्ड, रिफर्बिश्ड, पुराना वो जो आपको 2 लाख रुपए वाली चीज आपको 15,000 रुपए में मिल रही है, समझ गए, वो कुछ भी नहीं है, वो ई वेस्ट आया है आपके देश में, उसको रिसाइकिल किया, रिसाइकिल करके फॉर्मेट करके आपको दे दिया। अब वो 15 दिन चले और मैक्सिमम उसकी 1 महीने की गारंटी देते हैं, वो कई बार उसमें 3 महीने की भी गारंटी दे देते हैं। तो वो सबका सब क्या, ई वेस्ट को ही आपने क्या किया है, हाँ रिफर्बिश्ड है वो सबका सब। ठीक है, तो इसमें अब जो नया 2016 वाला जो नियम है ना बच्चा, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ई वेस्ट को बनाने वाले हैं, अब यहां पे आप ये मान के चलो, आप रेडमी का फोन ले लो, रेडमी का ले लो, पोको ले लो, जो भी है आपका है ना, पोको ले लो, ओप्पो ले लो, सैमसंग ले लो, दिमाग में कोई भी आइटम ले लो, एलजी का ले लो, एप्पल को ले लो, कोई भी इनमें से किसी को भी मान लो। ठीक है, कहते हैं इनके निर्माता जिन्होंने इनको बनाया है, फिर इनके डीलर होते हैं बच्चा, इनके डीलर भी होते हैं, और इनके जो रिसाइकलर होते हैं, और उत्पादक उत्तरदायित्व जो संगठन है, प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, इनको शामिल किया गया है। पहले क्या था बच्चा, ई वेस्ट का जो प्रोड्यूसर है, उसका डीलर है, उनको ई वेस्ट के दायरे में नहीं रखा गया था। ई वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, अब उस ब्रांड का ओनर, उसका डीलर, उन सबको इसके दायरे में लेके आया है। और हमने जो एक कंसेप्ट लेके आए, ईपीआर, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक क्या है, कंपनी ने, सैमसंग है, रेडमी है, जो भी है, एलजी है, बनाया, और बनाने के बाद उस वेस्ट की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अब सरकार क्या कह रही है कि वो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है, वो कंपनी या वो डीलर या जैसे भी करे, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने किस पे डाली है, प्रोड्यूसर को बोला है कि ये रायता और ये वेस्ट आपका फैलाया हुआ था, इस वेस्ट का मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी है। अब आप इसको कैसे करोगे, अपना प्लान दो, लोकल जो आपकी नगर पालिका के साथ या लोकल बॉडीज के साथ मिलकर आपको कैसे करना है। तो ईपीआर का कंसेप्ट लेके आए, विस्तारित उत्तरदायित्व, विस्तारित उत्पादक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है बच्चा, उत्तरदायित्व की संकल्पना है। ठीक है, और इसके अंदर जो घरों के अंदर आप वो सीएफएल लगाते हो, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का इस्तेमाल करते हो, और अन्य जो पारायुक्त लैंप है उनको भी इसके दायरे में लेके आया गया है। ठीक है, समझ गए। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आया कि जो उसका प्रोड्यूसर है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो प्रोड्यूसर्स है, जिसने उसको बनाया है, उस प्रोडक्ट को, ई वेस्ट के कलेक्शन के लिए कलेक्शन सेंटर बनाएगा, कलेक्शन पॉइंट बनाएगा, और टेक बैक सिस्टम को शामिल करने के लिए कलेक्शन मैकेनिज्म वाला कंसेप्ट लेके आए। समझ गए, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, जिसने उस प्रोडक्ट को बच्चा बनाया। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको वापस कैसे लेगा। हो सकता है वो अपना कलेक्शन सेंटर बना दे कि भाई आपके घर में अगर वेस्ट है तो आप यहां आके उसको डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन आपको और हमारे, सपोज करो मेरे शहर जयपुर के अंदर कलेक्शन वो बना दिया बच्चा, जयपुर है, जयपुर है, अब जयपुर तो बच्चा 60 किलोमीटर में फैला हुआ है, और जयपुर के अंदर सैमसंग ने मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर बनाया, मैं रहता हूं यहां पे एक्स लोकेशन पे, और एक्स लोकेशन से 40 किलोमीटर दूर बनाया, यहां पे कहां पे, वाई पे बनाया, क्या कलेक्शन सेंटर, भाई आप अपना वेस्ट लाके यहां डाल दो, कलेक्शन सेंटर है बच्चा। तो फिर मेरे लिए इसमें पता क्या होगा, अब मैं क्या सोचूंगा, यार मैं कोई 40 किलोमीटर जाऊंगा, है ना, एक एक छोटे से उसको वेस्ट को उसको सौंपने के लिए मैं 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, है ना।
इसका फिर रास्ता क्या निकाला इन्होंने? रास्ता निकाला डिपॉजिट रिफंड स्कीम की भी एक शुरुआत कर सकते हो। व्हाट इज डीपीएस? डीआरएस, डिपॉजिट रिफंड स्कीम क्या है? डिपॉजिट रिफंड स्कीम यह है कि आज आपने रेडमी का फोन लिया, ठीक है, आपके आजू बाजू में कोई शॉप होगी, वहां पे गए, उस शॉप से जाके आपने परचेज कर लिया। अब सपोज करो आपने 10,000 रुपए का ले लिया, ठीक है, दुकानदार क्या कह रहा है, वो 10,000 रुपए की कीमत थी, दुकानदार क्या कहता है, आप मुझे 500 रुपए और दो, ठीक है, 10,500 रुपए का फोन हो गया। इसमें 500 रुपए किस चीज के है कि जब भी आपका 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आपका फोन पुराना हो जाएगा, आप एक काम करना, अपना फोन देके चले जाना मुझे, और इस 500 रुपए पे जितना ब्याज लगेगा, है ना, 500 रुपए प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ आपको वो वापस मिल जाएगा। कह रहे एक ऑप्शन ये भी है, अरे सर हम तो वैसे ही 10-10, 20-20 रुपए बचाने के लिए उसको बोलते हैं, उसको और 500 रुपए कौन देके आएगा? तो इस तरह का भी प्रोविजन क्या है। फिर आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन अमेजॉन वगैरह पे, समझो आप जब अमेजॉन पे, जब आप फ्लिपकार्ट पे, जब आप अपना पुराना नया फोन परचेज करते हो, न्यू फोन परचेज करते हो ना, तो उसमें पूछता है कि आपके पास क्या कोई पुरानी डिवाइस है, पूछता है ना वो आपसे कि आपके पास कोई पुराना फोन है, आप बोलोगे हाँ मेरे पास रेडमी का ये है, मेरे पास सैमसंग का पुराना ये फोन है, तो वो फोन का मॉडल डलवाता है उसमें आपसे, है ना, फोन का मॉडल क्या है, और मॉडल डलवाने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग कुछ नंबर डलवाएगा और बोल देंगे आपको इस पे 1,000 रुपए मिल जाएगा, ठीक है, 1,000 रुपए का बेनिफिट, आप नया फोन लोगे उस पर 1,000 रुपए का आपको क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चा, ये ई वेस्ट को हैंडल करने के ही प्रोविजन चल रहे हैं आपके। आगे बात समझ में? ठीक है, सब ई वेस्ट का हैंडलिंग का वो है, उसमें अगर कुछ काम का होगा वो यूज कर लेंगे, नहीं काम का होगा तो वो ई वेस्ट का पूरा हैंडल करने का एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया है इन्होंने। तो ये क्या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी क्या है बच्चा, कि जिसने बनाया है ना उसकी जिम्मेदारी होगी, इसमें उसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे। समझ में आया आप लोगों को पूरा का पूरा? ठीक है। तो डिपॉजिट रिफंड स्कीम के बारे में मैंने बोल दिया। डिपॉजिट रिफंड स्कीम में क्या होता है, इकोनॉमिक टूल के रूप में पेश किया गया, जिसमें निर्माता बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री करते समय एक अतिरिक्त राशि ले लेता है और उपभोक्ता को ब्याज के साथ, जब वो उसका खराब हो जाता है वो लाके दे देगा और ब्याज के साथ वापस दे सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना, बोला गया है कि झमेले है बच्चा, इसमें काफी झमेले है। फिर दूसरा सपोज करो, है ना, अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी किसकी बताई गई हमने, निर्माता, है ना, जो उसने बनाया सैमसंग वाला है जो भी है, तो अल्टीमेट जिम्मेदार कौन है, वो। अब निर्माता क्या करता है भाई, सपोज करो सैमसंग वाला, आप कैसे करेगा इस काम को, सैमसंग वाले के लिए बड़ा मुश्किल है, तो सैमसंग के जो डीलर है, डीलर का नाम सुना होगा ना, जो डील करते हैं, एक एक आइटम नहीं बेचते, बिल्कुल बल्क में उसको डील करते हो, है ना। तो डीलर को क्या कराया उसने बच्चा, डीलर को अगर ये चाहे, ये जो निर्माता है सैमसंग, ये डीलर को बोल सकता है भैया एक काम कर, मेरे जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, एक काम कर, तेरे यहाँ बिल्कुल एक कलेक्शन बॉक्स लगा, एक बड़ा डब्बा सा रख, बड़ा डब्बा रख, लोग बाग आएंगे तेरे इस बड़े डब्बे में लाके इसको जो भी है डाल देंगे। तो डीलर को यदि निर्माता की ओर से संग्रह की जिम्मेदारी दी गई है तो वो उपभोक्ता को एक डिब्बा प्रदान करेगा और जिसमें जाके वो अपना ई वेस्ट डाल देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बताई, आम आदमी को लगता ही नहीं कि ई वेस्ट वेस्ट है। आपकी किसी ड्रॉवर में, है ना, किसी डब्बे के अंदर बहुत सारा ई वेस्ट, आपने बहुत सारा चार्जर इकट्ठा कर रखा है, पुराना ईयरफोन के तार आपस में रबड़ के, है ना, बिल्कुल चिपक चुके हैं, उसको पकड़ते हो तो हाथ भी चिप चिप मार रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्या पता क्या काम आ जाए, हाँ तुम उससे हवाई जहाज बना दोगे, है ना, एक दिन प्लेन के अंदर लग जाएगा आपको वो चार्जर। ऐसा कुछ सोच रहे हो, वो वेस्ट है, फेंक दो भाई, उसको जीवन से निकालो। आपका फोन है कोई पुराना, उसको फॉर्मेट मार दो, बिल्कुल फॉर्मेट मार दो। आपकी अगर उसके अंदर कोई करतूते है, कर्म कुंडली है, तो डिलीट मार दो, फॉर्मेट मार दो। नहीं सर, कभी कभी अपनी कर्म कुंडली को देखने का मन कर जाता है, तो साल 6 महीने में एक बार ऑन करके देख लेते हैं कि हम भी कैसे थे। ठीक ठीक है, नहीं, है ना, मिटा दो उन्हें, मिटा दो उनको, फॉर्मेट मार दो, और किसी के, है ना, अपनी ईमेल आईडी को लॉग आउट कर दो। हाँ, निपटाओ बच्चा, पुराने आइटम को निपटाओ, उससे याद जुड़ी है, हाँ, कोई यादवाद नहीं है, कोई याद नहीं है बच्चा। ठीक है, कोई यादवाद नहीं जुड़ी हुई, सब ऐसी यादें बना ली तुमने अभी, 17, 18, 19 साल के हुए नहीं, याद बना ली तुमने जीवन में, सर जी यादें जुड़ी हुई है हमारी। कितनी उम्र है तुम्हारी, 19 साल, 20 साल, 21 साल, क्या याद बना ली तुमने, क्या याद बना ली तुमने? कल तक तो नाक बह रही थी आपकी, ठीक है, वो तो कल तक संभाली नहीं जा रही थी, आज तक तुमने यादें बना ली, क्या याद बना ली तुमने? ठीक। तो राज्य सरकार इन पूरे प्रावधान के लिए, है ना, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो इसके लिए अल्टीमेटली पूरा सब कुछ देखेगी इनको। इसमें आपका फाइनेंशियल पेनल्टी के भी प्रावधान है, उसके अतिरिक्त जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको भी शामिल किया गया है इस वेस्ट को हैंडल करने में। ठीक है, हाँ। यादें, कोई यादें वादे नहीं बचा है ना, मत बनाओ, मैंने जानबूझ के इसको लगाया। हमें क्या लगता है ये वेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये हमारे जीवन में इतना घुस चुका है ना, एक दिन ये हमें कचरे के डब्बे में फेंक फेंक देगा, यही हालत होनी है। चलिए, फिर आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। कितना सारा प्लास्टिक है बच्चा, है ना, कितना सारा प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है बच्चा। तो पहले पुराने वाले 2011 के थे, नए वाले लेके आए हम 2016, अब यही चल रहे हैं बच्चा, यही चल रहे हैं। अब इसके अंदर एक नई चीज क्या जोड़ी इन्होंने, नए वाले क्यों लेके आए, हमने प्लास्टिक की जो वेस्ट है ना बच्चा, उसकी थिकनेस मैटर करती है, थिकनेस, समझ गए, थिकनेस, थिकनेस बोले तो मोटाई, किसका, प्लास्टिक वेस्ट का मोटाई मैटर करता है। कैसे करता है बच्चा, जैसे नए वाले जो 2016 वाले नियम आए, उन 16 वाले नियम ने कहा कि जो प्लास्टिक बनाया जाएगा, उस प्लास्टिक को बनाने की, हम जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट है उसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे, मोटाई को बढ़ा देंगे,
ठीक है, मोटाई बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या बोला, प्लास्टिक का जो कैरी बैग है, बाजार से जो आप प्लास्टिक की थैली लेके आते हो ना, कहते हैं उसकी न्यूनतम मोटाई 40 से 50 माइक्रोन तक बढ़ा देंगे। ठीक है, और जो प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम मोटाई उसकी 50 माइक्रोन होगी। बोले भाई ऐसा, कह रहे अगर 40 माइक्रोन से कम थिकनेस की, थिकनेस समझ गए ना, पॉलिथीन हाथ में लेते हैं तो बिल्कुल पतली सी, यार भैया क्या दे रहे हो, दूध की थैली डाली नीचे से थैली निकल गई, थोड़ी मोटी वाली पॉलिथीन दो, बोलते हो ना ऐसे। तो प्लास्टिक की जो कैरी बैग है उसकी थिकनेस मैटर करती है बच्चा। अगर उसकी थिकनेस कम मोटाई वाला है, कम डेंसिटी वाला है, उसमें एक समस्या क्या होगी, पहली बात सपोज करो कोई हवा चली है ना, हवा के साथ उड़ जाएगी वो थैली। ठीक है, थैली हवा के साथ उड़ जाएगी, किसी भी वाटर बॉडी में चली जाएगी, किसी नाली को ब्लॉक कर सकती है वो। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है वो, मतलब उसका मूवमेंट काफी आसान है। वहीं अगर मोटी थैली है, मोटी थैली के साथ दो फायदे हैं क्या, एक तो इतना इजीली क्या होगा, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन या उसका ट्रैवलिंग कम हो जाएगा। जो बहुत पतली वाली है उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, तो दुकानदार उसको फ्री में भी दे देता है। लेकिन अगर मोटे वाली होगी तो दुकानदार बोलेगा भैया 50 पैसे लगेंगे, दे तो दूंगा, 50 पैसे या 1 रुपया लगेगा। तो अब उसका 1 रुपया जब आप किसी का देके आए तो आप सोचोगे नहीं भाई 2-4 बार इसको इस्तेमाल करेंगे ना, पैसा देके आए, फ्री की नहीं है। तो जो पतले वाली है, उस पतले वाली के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो थ्रो अवे कल्चर है, इस्तेमाल की फेंक दी। मोटे वाली क्या होगी, मोटे वाली क्या है, थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, है ना, एनवायरमेंट थोड़ा फ्रेंडली वो ज्यादा है। तो और उसका रिसाइकलिंग भी आसान है, पतले वाली का रिसाइकलिंग आसान नहीं है, याद रखना, उसमें टेक्निकल कुछ इश्यूज आते हैं। पतले वाली जो प्लास्टिक की जो शीट होती है या थैली होती है उसकी रिसाइकलिंग आसानी से नहीं होती, थोड़ा मोटे वाली की रिसाइकलिंग इजीली हो जाता है। उसका कुछ वेट का कंसेप्ट होता है ना, पतली वाली का उतना वेट नहीं कुछ होता है, उसमें मशीन में डालते हैं तो वो इजिली प्रोसेस नहीं हो पाती, मोटे वाली इजिली प्रोसेस होकर उसका रिसाइकलिंग हो जाता है। तो ये काफी डेंजरस हो जाता है बच्चा, पतले वाला। ठीक है, तो अब पुराने नए वाले नियमों में क्या किया कि हम एक मिनिमम मोटाई लेके आएंगे, किसी भी प्लास्टिक कैरी बैग की जो थिकनेस है 40 से 50 माइक्रो, 40 से बढ़ा के हमने 50 कर दी, इससे पतली नहीं होगी वो। ठीक है, प्लास्टिक की अगर शीट्स बनानी है तो वो और भी मोटी होगी। ठीक है, अब पहले केवल अर्बन एरिया ही शामिल थे, पहले वाले जो नियम थे ना बच्चा 2011 वाले, इन नियमों में केवल शहरी क्षेत्र ही शामिल थे। 2016 वालों में हमने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल कर दिया, क्योंकि प्लास्टिक अब गांवों तक भी पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, नगर पालिका क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक भी ये चला जा चुका है, क्योंकि प्लास्टिक अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी पहुंच चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया। अब इसमें हमने कहा अगेन, जो हमने ई वेस्ट के अंदर हमने ईपीआर का कंसेप्ट लेके आए थे ना बच्चा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी, सेम कंसेप्ट ये हम ई वेस्ट में भी लेके आए हैं, और सेम कंसेप्ट हम प्लास्टिक वेस्ट में भी लेके आए हैं, इसके अंदर हम लेके आए हैं। तो चाहे हाँ यस, इनको हमने शामिल किया। अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किन किन की है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदार है। तो इसके लिए हमने उत्पादकों को, जो उसको आयात कर रहे हैं उनको, जो उसको बेच रहे हैं उनको, उनके लिए हमने प्रायर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन किया। आपके शहर के अंदर जो बहुत सारी आपने देखा होगा ना, जहां से थोक में प्लास्टिक की पॉलिथीन आती है, प्लास्टिक की जो शीट आ रही है, अब सरकार ने नियम कर दिया है क्या, अगर आप उस प्लास्टिक के उत्पादक हो, उस प्लास्टिक को देश में इंपोर्ट कर रहे हो और उस प्लास्टिक को बेच रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बिना सरकार के यहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, और उसके बाद आप उसी के बाद आप उसको बेच या खरीद सकते हो। तभी इनको इनको डर लगता है बच्चा, ये जो दुकानदार है ना, शॉपकीपर है, जो दुकान वाले हैं, ये क्या बोलते हैं भाई नहीं, नगर पालिका वाले छापे मार देंगे, इलीगल है, क्योंकि उनको क्या है, बेचने का राइट नहीं है उसको। ठीक है, उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो बचते हैं उस चीज से। आ रही है बातें समझ में। सर ई वेस्ट होम पर रखना ही एक प्रकार से हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल है। एल्यूमिनियम फॉयल पेपर जो आप बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो डेंजरस बच्चा, नई गाइडलाइन आई है, एल्यूमिनियम का जो फॉयल पेपर इस्तेमाल कर रहे हो ना, फॉयल पेपर, अगेन ये भी वेरी डेंजरस, डेंजरस फॉर हेल्थ, डेंजरस फॉर हेल्थ। आया है नया, बताऊंगा किसी दिन करंट अफेयर में। एल्यूमिनियम का जो फॉयल पेपर है ना, रोटी गर्म रहेगी, लगा लगा के ठूस ठूस के लेके जाएगा, अगेन दैट इज वेरी डेंजरस। यस, काफी डेंजरस है वो। एल्यूमिनियम हेल्थ के लिए अच्छा होता ही नहीं बच्चा। कभी आपने सुना नहीं डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई घर के अंदर एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए, है ना, उसमें हम चाय भी बना रहे, जो एल्यूमिनियम इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। एल्यूमिनियम का तो कोई भी आइटम आपके घर में होना ही नहीं चाहिए बच्चा, बहुत खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए। स्टील ठीक है, पीतल बहुत अच्छा है, ठीक है, आप यूज करो, पीतल को यूज करो, स्टील को यूज करो, एल्यूमिनियम को बिल्कुल यूज नहीं करना, निकाल दो अपनी। सर काजू कतली पे भी लगता है, काजू कतली पे एल्यूमिनियम वाला नहीं लगता बच्चा, वो सिल्वर का होता है, सिल्वर का आर्क होता है। ठीक है, अरे काजू कतली की स्वीट्स पे बच्चा वो सिल्वर वाला होता है, सिल्वर पेपर होता है वो, सिल्वर पेपर होता है वो। हाँ, कोई दुकानदार उस पे एल्यूमिनियम वाला कूट कूट के डाल दे तो बात अलग है। काजू कतली पे सिल्वर वाला होता है, सिल्वर का आर्क बनता है। अब लेकिन वो ओरिजिनल है या क्या खिला रहे हैं उसके नाम पे, नहीं काजू, हाँ उस पर सिल्वर वाला होता है बच्चा, एल्यूमिनियम वाला नहीं होता। लेकिन वो वास्तव में सिल्वर का है या नहीं, अगर कोई सुनो, अगर आपको कोई 400 रुपए किलो में, 400 रुपए पर केजी में अगर आपको कोई काजू कतली दे रहा है ना, अगर कोई काजू कतली दे रहा है और उसके ऊपर बोल रहा है भैया सिल्वर पेपर लगा हुआ है, तो मत लेना, है ना, मत लेना, मत लेना। इससे अच्छा जहर खा लेना। क्यों खा रहे हो उसको, क्यों खा रहे हो उसको, 400 रुपए का कॉस्ट नहीं आएगा बच्चा उसको। अगर आपको उस क्वालिटी का काजू, पहली बात तो काजू कितना महंगा है ना, और काजू के बाद उस पर सिल्वर का अर्क भी चढ़ेगा, वो और भी महंगा। तो 400 रुपए में नहीं आएगा, वो अराउंड समथिंग है ना, 800 to 1000 का कॉस्ट जाएगा, 800 रुपए से 1000 का रेट जाएगा उसमें। हाँ मिनिमम इतना तो जाएगा। ठीक है, हाँ मैं सही बता रहा हूँ। 1200 मिलता है तो ठीक मिल, हाँ उम्मीद कर सकते हैं ठीक मिल रहा होगा। हाँ फिर ठीक है, 400-500 रुपये मिल रहा है, मत खाना भाई, वो जहर है फिर, मत खाना उसको। बच्चा अभी फसाई की एक रिपोर्ट आई थी, FSSAI है ना, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बॉडी है, ये खाद्य मानकों का निर्धारण करता है। तो फसाई ने बोला कि इंडिया की जो मार्केट में 80% से ज्यादा जो पनीर बेचा जा रहा है ना, पनीर जो खिलाया जा रहा है, अरे दुकानदार जो पनीर लेके आते हो ना, भैया 100 ग्राम पनीर दे दो, मोर देन 80% बोला, 80% प्लस पनीर क्या है बच्चा, है ना, ओरिजिनल नहीं है।
ओरिजिनल नहीं है, तो वो केमिकल मेड है। तो बाजार का पनीर खाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो जिम मार के आ रहे हो ना और वहां से फिर 50 रुपए का पनीर ले लेते हो, पनीर खा रहे हैं, हाँ बॉडी बन रही, नहीं है भाई, वो पनीर नहीं खा रहे। पनीर तो नहीं है, बाकी वो क्या है आई डोंट नो। ठीक है। हाँ ठीक है, पनीर मत खाओ है ना, अवॉइड 100%, अवॉइड 100, मार्केट पनीर को 100% अवॉइड करो। मार्केट पनीर को अवॉइड करो बच्चा, अवॉइड करो, कोई मतलब नहीं, घर पे बनाओ है ना। यूट्यूब पे रेसिपी सीख लो कैसे घर पे बनाए, मेरे से पूछ लेना है ना, मैं बता दूंगा। घर पे पनीर कैसे बनाया जाता है मेरे से पूछ लो, मैं भी बता दूंगा, मुझे ही आता है घर पे पनीर बनाना। हाँ, मेरे से सीख लेना, मैं ही सिखा दूंगा किसी दिन। चले, तो कहते हैं प्रायर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है इन लोगों को, बिना रजिस्ट्रेशन के इसको नहीं कर देंगे। उसके साथ प्लास्टिक का जो निर्माण करे, इंडियन रोड जो कांग्रेस है, तो रोड बनाने में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो जितना वेस्ट है इसको रोड के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। घर पे ही खाओ बच्चा। तो कचरे के लाभकारी उपयोग के लिए ऊर्जा से रिकवरी, कचरे से तेल बनाना है ना, जो भी उसको रिसाइकल करके जितना भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो सारे प्रोविजन है इसमें प्लास्टिक वेस्ट के अंदर। और जो आपका जो कचरा बीनने वाले आते हैं कलेक्शन के लिए है ना, उनके लिए भी प्रोविजन किए गए हैं, तो उनको भी शामिल किया गया है, कचरा बीनने वालों को, रिसाइकलर्स को, है ना, प्रोसेसर्स जो कर रहे हैं, प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं उस प्लास्टिक को, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और वही पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल वही है कि जिसने प्रदूषण किया है अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। हाँ बच्चा है ना, आदित्य यादव, यही उम्मीद की जा सकती है ना। ये जो छिछोरी बातें बोल के आप जो आनंद लेते हो ना आदित्य, ये जो छिछोरी बातें बोल के आप आनंद का प्राप्ति करना चाहते हो, ये थोड़ा सही नहीं होता बच्चा है ना, ठीक नहीं होता। ओके, हाँ इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, इसको छिछोरी हरकतें करने से बचो बच्चा है ना। छिछोरापन कहते हैं इसको, सुना होगा ना किसी को बोलते बेटा ओछी बातें करनी, हाँ इसको पे जाके कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं तो ओछापन बोला जाता है। अब आप देख लो क्या करते हैं, कलेक्शन करो बच्चा है ना, प्लास्टिक वेस्ट से भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ चलिए, नया उसको रिसाइकिल कर लो, आपको पता ही है वो 4R वाला 3R वाला कंसेप्ट भी पता है, रिड्यूस करो, रिफ्यूज करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो, वो वाली चीजें भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आया 2021, फिर से एक और संशोधन हुआ, 2011 के आए थे बच्चा, फिर 2016 आया, फिर 2021 आए। तो 2021 में, 21 में क्या बोला, सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाओ बच्चा। सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं होती। कारण क्या है, बोला कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका यूटिलिटी कम है और उसकी कचरा उत्पादक क्षमता बहुत ज्यादा है उसकी। ठीक है, मिल्क में भी मिलावट है बच्चा, हाँ मिल्क में भी मिलावट है। ठीक है, मिल्क में भी मिलावट है, क्या करे है ना, क्या करे। ये देखो सब प्लास्टिक का अंबार है बच्चा, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। चलो, तो इसमें क्या बोला गया, 1 जुलाई साल 2022, ठीक है, हर चीज में मिला, हर चीज में मिलावट है बच्चा। 1 जुलाई 2022 से जितने भी आपने सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें क्या करना है, हमें उसको इस्तेमाल में बंद करना है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो केवल एक बार ही उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में सिंगल यूज प्लास्टिक, मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चा, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। ऐसी कोई पतली सी प्लास्टिक की प्लेट हो गया, ये चाउमीन खाने वाला जो नूडल्स खाने वाला आपका पतला सा दुकानदारों से नहीं मिलता वो आ गया बच्चा। ये स्ट्रॉ होता है जो आपका नारियल पानी में जो आप स्ट्रॉ लगा के पीते हो, दैट इज ऑल्सो सिंगल यूज प्लास्टिक। फ्रूटी के साथ जो आ रहा है, फ्रूटी में डाल के आप पी रहे हो, दैट इज ऑल्सो सिंगल यूज प्लास्टिक है बच्चा। ठीक है, ये सब के सब सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, इनको बंद करना है बच्चा, है ना, इनकी यूटिलिटी कम है और ये बड़ा कचरा पैदा करते हैं। ठीक, चलो, तो से नो टू प्लास्टिक बैग सरकार चाहती है, ये वाली जो प्लास्टिक की पॉलिथीन लेते हो ना दुकानदारों से, मत लो बच्चा, अपने घर से अपना बैग लेके जाओ, बैग लेके जाओ। ओके, नो कहना है अपने को, सिंगल यूज प्लास्टिक का नो है। अब क्या करें, एक और नया प्लास्टिक आ रहा है बच्चा, एक नया प्लास्टिक है कंपोस्टेबल प्लास्टिक, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये जैव निम्नीकरणीय है, इससे कोई खतरा नहीं है, दिस इज जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय बच्चा, इससे खतरा नहीं है, इसको अलाउड किया गया है ना, इस पे ये प्रतिबंध लागू नहीं है। क्योंकि अगर यूपीएससी पूछे व्हाट इज कंपोस्टेबल प्लास्टिक, तो ऐसी प्लास्टिक जो पेट्रोकेमिकल से बनी हुई है, पेट्रोकेमिकल से बने प्लास्टिक के बजाय वो मकई से, आलू से, टेपियोका से, सेल्यूलोज से, सोया प्रोटीन से, लैक्टिक एसिड से, इनसे जिसका निर्माण किया गया उसको हम बोलते हैं। इनको वॉश करके यूज नहीं कर सकते बच्चा। सामान कैसे लेके आएंगे, आपके घर से थैला लेके जाओ, थैला लेके जाओ बच्चा, घर में थैला बना लो, बाजार में थैला मिलता है ना, घर के अंदर थैला बना सकते हो, आपके पास कोई पुरानी जीन्स है ना, पुरानी कोई पैंट है, इजिली उसका थैला बनाया जा सकता है। शुगर तो बच्चा 100% यू मस्ट अवॉइड, शुगर को अवॉइड, व्हाइट शुगर, व्हाइट शुगर अवॉइड, अवॉइड बच्चा अवॉइड, अगेन वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। व्हाइट शुगर हेल्थ के लिए अच्छी होती नहीं बच्चा, नहीं खानी चाहिए। ठीक है, नहीं, हाँ बस अगर कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए, आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो खा लो कभी कभार है ना, चाय अगर आप पीनी है या कुछ भी पीना है तो अवॉइड तो पी लो, अदरवाइज आपकी फैमिली से व्हाइट शुगर निकल जाना चाहिए, है ना। इसका डब्बा आपके घर के अंदर है, ये पैकेट आपके घर के अंदर है, फेंक दो इसको, अगेन वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। ओके,
हाँ, गुड़ का सेवन करो, खांड का सेवन करो, चीनी हटा दो, है ना, की चाय पियो, गुड़ गुड़ डालो, फीकी चाय पियो, है ना। मुझे तो 2 ईयर हो गए, 2 ईयर, नो शुगर, नो शुगर, 2 साल हो गए नहीं लेता। हाँ, कभी कोई मीटिंग वगैरह में कहीं जाते हैं तो ले लेते हैं, अदरवाइज जिस दिन से समझ में आया ये बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए, उस दिन से ही अवॉइड कर दो। हाँ, अब करना पड़ेगा आपको, आप एक बार अवॉइड करो, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। जब मैंने शुरुआत में छोड़ी तो मुझे लगा यार बिना शुगर के चीनी के काम कैसे चलेगा, ये शरीर कैसे चलेगा, है ना, बिना मीठे के शरीर चलता नहीं है, समझते हो ना। तो शुरुआत के 15 दिन तकलीफ हुई, 1 महीना तकलीफ हुई, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है जितना मैं शुगर खा के मैं उतना एनर्जेटिक फील नहीं करता था, बिना शुगर के आई फील मोर एनर्जेटिक। हाँ, आदत अच्छी आदतें है ना बच्चा, अच्छी आदतें अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो 2 चीजें होती है, एक एक स्टेटमेंट बोला जाता है ना, यूपीएससी ने भी एक बार पूछा था, बुरी आदतों को अपनाना, बुरी आदतों को अपनाना आसान है लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल, उनके साथ जीना मुश्किल। सेकंड क्या है, अच्छी आदतें, अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल लेकिन उनके साथ जीना आसान, ये बोला जाता है। बस यही मूल मंत्र है जीवन का। चल, कंपोस्टेबल। हाँ, जंगल वाली लाइफ है अच्छी तो। अच्छा, मैं तो आपको बता ही सकता हूँ, बाकी मैं आपके जीवन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज कंपोस्टेबल प्लास्टिक बच्चा, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होती है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है ना, उस प्लास्टिक के ऊपर लिखा आता है आई एम कंपोस्टेबल प्लास्टिक। जैसे ये वाला है, इस पे भी लिखा आता है आई एम नॉट ए प्लास्टिक कप, आई एम 100% कंपोस्टेबल, 100% बायोडिग्रेडेबल। थोड़ा महंगी होती है ये, है ना, थोड़ा महंगी होती है। तो हाँ, एक हमारे पास अच्छा विकल्प ये है कि हम कंपोस्टेबल प्लास्टिक पे जा सकते हैं, लेकिन कंपोस्टेबल प्लास्टिक महंगी है, तो महंगी है तो आप वैसे ही नहीं खरीदते, हम तो मुफ्त में लेना चाहते हैं प्लास्टिक को। ठीक है, चले। तो इसने बोला कि इस अधिसूचना में सूचीबद्ध अन्य प्लास्टिक वस्तुओं को छोड़कर भविष्य में अन्य प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए, है ना, सरकार ने 10 साल का समय दिया है। प्लास्टिक बैग की अनुमत मोटाई वर्तमान में 50 माइक्रोन है, जब ये आए थे 2021 में आए थे। कहते हैं फिर इसको हम क्या करेंगे, 75 माइक्रोन कर देंगे और 31 दिसंबर 2022 के बाद से 120 माइक्रोन की थिकनेस वाला ही प्लास्टिक यूज होगा। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक अभी तक हटा नहीं बचा, ऑल दो सरकार ने बोला था सिंगल यूज प्लास्टिक को मना करेंगे, अभी भी चल रही है बाजार में, ठीक। फिर वो कौन आएगा इसमें, वही सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और यूटीज में पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज है, वो इस चीज को देख रही है। ओके, तो फिर वही है जो प्लास्टिक की पैकेजिंग का कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके जो उत्पादक है, उसको मंगाने वाले हैं, सपोज करो कोई ब्रांड कंपनी है, कपड़े की कोई ब्रांड है, अगर वो प्लास्टिक का यूज कर रहा है ना, थैलियों का, वैसे तो नहीं करते, अभी सारे ब्रांड्स ने प्लास्टिक को हटा दिया है। जितने भी अच्छे ब्रांड है नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, प्लास्टिक सब दुकानों से गायब हो चुके हैं बच्चा, इन परचून की दुकानों पर, किराना की दुकानों पर इन्हीं पे मिल रही है बस वो अभी, ठीक है। तो ईपीआर का कंसेप्ट है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, अल्टीमेटली वही उसको हैंडल करेगा। प्रतिबंध लगाने के कारण क्या थे बच्चा, हमें पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जमीन में मिल जाएगी तो जमीन को बंजर कर देगी। जानवरों को नहीं पता वो प्लास्टिक है, वो फूड, सपोज करो गाय है, भैंस है, उनको थोड़ी ना पता है, वो कौन सा आके मेरी क्लास देख रहे हैं, और मेरी क्लास देखेंगे भी तो उनको कौन सा समझ में आ रहा है। ओके, तो वो जानवरों को और पशुओं को नहीं पता वो प्लास्टिक हेल्थ के लिए डेंजरस है या नहीं है, तो प्लास्टिक को भी अपने पेट में ले जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो जीवन के लिए उनका खतरा है। देखो एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, खुले में जो कचरा फेंकते हैं ना बच्चा, जो खुले में कचरा फेंकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, खुले में कचरा फेंकने वालों को आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा। जैसे आप खुले में अपने घर का कचरा फेंक दे रहे हो, तो खाने के साथ ना बच्चा, जो खाने खाने वाला कचरा है, फूड वेस्ट है, खाने वाला कचरा है, जो जो आपका फूड वेस्ट है, उस फूड वेस्ट के साथ कभी भी कोई शार्प आइटम मत डाले, है ना, शार्प आइटम मत डाले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी डस्टबिन के अंदर आपने रोटियां भी डाल दी, सब्जी के छिलके भी डाल दिए, चलो रोटियां नहीं डाल रहे, सब्जी के छिलके डाल रहे, घर के अंदर कोई ब्लेड था आपने उसी में डाल दिया, घर के अंदर कोई पुरानी जंग लगी सुई थी आपने उसी में डाल दी, अब वो कचरे वाला तो क्या कर गया, वो उठाया, तो कई बार ओपन डंपिंग भी हो गई। तो कोई भी पशु है बच्चा, सड़क पे फिरता हुआ पशु, वो आपके फूड के साथ उस शार्प आइटम को खा लेगा, उसके पेट में वो कांच चला जाएगा, उसके पेट में वो निडल चली जाएगी, उसके पेट में वो ब्लेड चला जाएगा, उसको नहीं पता चल रहा, और वो उसका इलाज नहीं होगा बच्चा, वो मर जाएगा। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा कोई भी फूड वेस्ट है, किसी भी फूड वेस्ट के साथ हम कोई भी शार्प आइटम ना डालें, अपने घर वालों को भी बोल के रखें इस चीज को बच्चा, वो पशु है बेचारा, मर जाएगा, उसको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, शादी विवाह में प्लास्टिक का यूज करना पड़ेगा ना, कर लो बच्चा, करने को तो कर ही लो, लेकिन नहीं करना, है ना, नहीं करना। भूमि और पानी को प्रदूषित कर देगा, मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव है, किसी भी जल निकासी प्रणाली में किसी पाइप पे जाके चिपक गया, तब भी बच्चा उसका रोड ब्लॉकेज हो जाएगा, पानी भर जाएगा, वो सारी समस्याएं हो सकती है। ठीक, ये सब प्लास्टिक ही प्लास्टिक है बच्चा, है ना, प्लास्टिक है ये। फिर एक प्लान आया था, रीप्लान करके आया बच्चा, रीप्लान क्या है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। तो खादी ग्राम उद्योग कमीशन की एक इनिशिएटिव है, ये क्या कर रहा है बच्चा, खादी ग्राम उद्योग कमीशन, जो जो जितने ये बैग बनाए जा रहे हैं खादी इंडिया के, इन खादी इंडिया में इन्होंने क्या क्या काम किया, जो जिस भी पेपर और पल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 20% के आसपास ये प्लास्टिक को काटते हैं ना, पीट 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 के उस जो लुगदी तैयार करते हैं, उस लुगदी में प्लास्टिक को भी मिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या है बच्चा, 80% लुगदी है, 20% जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को कूट कूट के बारीक बारीक उसमें करके लुगदी में मिक्स करके फिर ये बैग बना दिया, तो उससे डबल फायदा हो गया, इस बैग की थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ गई, बढ़ जाएगा ना, थोड़ा मजबूत हो जाएगा लुगदी के साथ। तो ये एक प्लान है इसमें, जिसमें आप प्लास्टिक का रीयूज कर सकते हो। चलिए, फिर नेक्स्ट आया हमारी वेटलैंड्स के बारे में, आप समझते हो
वेटलैंड्स को जानते हो ना, आर्द्र भूमियों के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ा है। आर्द्र भूमियों को प्रबंधन को लेकर भी 2017 के नियम आए। नियमों में क्या होगा कि भाई आर्द्र भूमियों को प्रदूषित मत करो, आर्द्र भूमि के आजू बाजू की अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करो, आर्द्र भूमि में किसी भी तरह का वेस्ट ना डाला जाए, चाहे घरेलू वेस्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो। ये सारे प्रोविजन हमने वेटलैंड्स के लिए किए हुए हैं। चले, तो ये 2017 वाले नियम है, पुराने वाले 2010 में आए थे बच्चा। वेटलैंड्स को पूरे को आप जानते हो। तो वेटलैंड्स के बारे में राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वेटलैंड्स का संरक्षण करे और रक्षा करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन पूरे रूल्स की मॉनिटरिंग करेगी। तो पहले क्या है ना, तो इन नए नियमों ने क्या किया बच्चा, केंद्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति के साथ रिप्लेस कर दिया। मतलब पहले क्या थी, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेशन अथॉरिटी थी, इसके स्थान पे क्या बना दी गई, नेशनल वेटलैंड कमेटी के साथ बना दी गई। इसका काम केवल वेटलैंड्स, उनके संरक्षण और उनके प्रबंधन पर केवल सलाहकारी भूमिका का इसका काम बनाया है इन्होंने। तो इसके अंदर क्या है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जहां जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितनी भी वेटलैंड है, उन वेटलैंड की पूरी सूची बनाई जाएगी। उन वेटलैंड के आजू बाजू में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सारी एक्टिविटी का आपके पास क्या होगा बच्चा, पूरा ब्यौरा होगा। तो कहते हैं आर्द्र भूमि की एक सूची तैयार करेगी, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश, और उस वेटलैंड और उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर आने वाली सभी गतिविधियों को आपको पता होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि आर्द्र भूमियों पर अतिक्रमण, वहां पे ठोस कचरा डालना, उद्योग और मानव बस्तियों का कचरे को वहां पे नहीं फेंकना, उसको ये रोक लगाते हैं। नियम सारे बहुत अच्छे बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है जन जागरूकता की। पहली बात तो जन जागरूकता आनी चाहिए, उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका सही से क्रियान्वयन होना चाहिए, और अगर कहीं भी उल्लंघन है तो दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये किया जा सकता है बच्चा। इसमें कमियां क्या है बच्चा, इसमें 2017 के जो नियम है, इसने कहा, इसने डेफिनेशन चेंज कर दी आर्द्र भूमियों की। पहले आर्द्र भूमियों की परिभाषा में बच्चा नदियों के चैनल है ना, धान के खेत है ना, बहुत सारे आपने जल निकाय टैंक बनाए हैं, जलीय कृषि, नमक उत्पादन के क्षेत्र, इनको शामिल किया जाता था। अब उनको शामिल नहीं किया जाता। अब वेटलैंड की डेफिनेशन में कोई नदी चैनल नहीं है, धान के खेत नहीं है, तो यूपीएससी बोल देगा वेटलैंड की परिभाषा के अंतर्गत धान के खेतों को, नदी चैनल को है ना, मानव निर्मित जल निकायों को शामिल किया जाता है। तो 2017 वाले नियमों की आलोचना की गई कि इन्होंने उस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया इनको। काफी बवाल भी हुआ था उस टाइम पे इस बात को लेकर। देश की 65% वेटलैंड्स ने अपना आर्द्र भूमि का स्टेटस खो दिया था इस डेफिनेशन के बाद से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी आर्द्र भूमियों ने अपनी आर्द्र भूमि का स्टेटस खो दिया। ये वाली बात हुई। आर्द्र भूमि की परिभाषा और उसका समावेश संबंध, अब आर्द्र भूमि को डिफाइन कौन करेगा, ये राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, यहां पे उनको ताकत दे दी गई। अब उसके बाद अगर आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, ये रोक लगा दी गई कि उस मुद्दे के खिलाफ आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उसके प्रावधानों के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए थे वेटलैंड्स के, तो अपील करने का पुराना प्रावधान अब 2017 वाले नियम में नहीं है। ये बड़ा मुद्दा हो गया। फिर एक वेटलैंड के अंदर डाले जाने वाले ठोस कचरे बिना उसको प्रोसेस किए हुए अगर आपने डाल दिया है ना, उसके बारे में कब तक उसको रोकोगे, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। फिर एक केस आया था जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, तो सुप्रीम कोर्ट के पूरे देश में अतिक्रमित आर्द्र भूमि के निर्णय को ध्यान में नहीं रखा गया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्द्र भूमियों को लेकर जो डायरेक्शन दिया था, जो गाइडलाइन दिया था, उन गाइडलाइन को 2017 वाले नियमों में शामिल नहीं किया गया। एनजीटी के अंदर अपील करने का अधिकार था, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं। वेटलैंड्स में कचरा डालने से मना करना है, और कब तक हम एक डेडलाइन तय करेंगे ना, 2030 तक 2025 तक वेटलैंड में कोई कचरा नहीं डाला जाएगा, ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। तो ये काफी कमियां है 2017 वाले नियम की। फिर 2019 के नियम आए, 19 वाले नियमों में काफी सुधार किया गया, और विभिन्न निकायों का गठन किया गया जो वेटलैंड्स को देखेगा, उनके कार्य, उनकी संरक्षण और प्रबंधन को देखेगा। तो क्या क्या गतिविधियां नहीं होगी 2019 वाले नियम में, किसी भी उद्योग को उसके आसपास एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, और अगर पहले से कोई इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। दूसरा, ठोस कचरे को डंप करने या उद्योग या किसी भी मानव बस्ती के कचरे को वहां पे नहीं डालोगे आप। गैर आर्द्र भूमि उपयोग के लिए अतिक्रमण का या रूपांतरण, मतलब उस आर्द्र भूमि को किसी भी दूसरे नॉन वेटलैंड यूज में आप नहीं लेके आ सकते। आर्द्र भूमि है तो आर्द्र भूमि रहेगी, अब उस आर्द्र भूमि का स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। सपोज करो कोई आर्द्र भूमि है, कल आपने उसको कन्वर्ट करके किसी कृषि कार्य में इस्तेमाल ले लिया, कोई आर्द्र भूमि है उसको कन्वर्ट करके आपने कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट चला दिया, कोई आर्द्र भूमि है उसको बंद करके आपने वहां पर इंडस्ट्री एक्सपेंशन कर दिया, तो बोले कि ऐसा नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, बोलो बताइए, बताओ बच्चा, जल्दी से बताइए, है ना बच्चा, डोंट वरी। कल आपको अगस्त वाला भी करंट अफेयर मिल जाएगा, है ना, जून जुलाई का करंट अफेयर मिल गया। अच्छा बताना, जून और जुलाई वाला करंट अफेयर मिल गया आपको, जून 2025 और जुलाई 2025 करंट अफेयर मिल गया ना आपको, फाइल अपलोड करा दी थी बच्चों मैंने, मिल गया, ठीक है, ठीक, दैट्स ग्रेट। तो 5 प्रकार की आर्द्र भूमियां बताई गई 2019 वाले जो रूल्स हैं उसमें। भाई पूछ लेगा यूपीएससी की इनमें से किसको आर्द्र भूमि माना जाएगा। तो 2019 वाला जो नियम आया है उसके तहत 5 प्रकार की आर्द्र भूमि बताई गई। समुद्री आर्द्र भूमि, तटीय क्षेत्रों में लगून है, चट्टानी तट है, प्रवाल भित्तियों के सहित जो आर्द्र भूमि है। तो क्या यूपीएससी कहेगा प्रवाल भित्तियों से युक्त क्षेत्रों को क्या आर्द्र भूमि का स्टेटस दिया गया? हाँ, 2019 के नियम में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र को भी वेटलैंड का स्टेटस इन्होंने दिया है। मुहाना हो गया, जहां से नदी जाके अपना फाइनली वाटर डिस्चार्ज कर रही है, डेल्टाई क्षेत्र, ज्वार या दलदल क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र को हमने वेटलैंड माना है। लेकस्टीन मतलब जो झीलों से जुड़ी हुई आर्द्र भूमि है। उसके बाद नदी, नदी और नालों के किनारों की आर्द्र भूमि है। और एक है तालु, यह है लेकस्टीन, यह है पालोस्टीन वेटलैंड, जिसका मतलब है दलदली क्षेत्रों को भी हमने वेटलैंड का दर्जा दिया है। तो 5 कैटेगरी है बच्चा वेटलैंड्स की। पहली कौन सी? समुद्री क्षेत्र, तट, मुहाना क्षेत्र, लेकस्टीन, उसके बाद पैलेस्टीन और नदी वाला। कितना टाइप का है वेटलैंड? 5 टाइप का वेटलैंड है। आर्द्र भूमि के प्रकारों को कितने प्रकार का बताया गया? 5 प्रकार का। बोलो, 5 प्रकार का है बच्चा, 5 प्रकार के वेटलैंड है। ठीक है, हाँ इसको याद रखना बच्चा। जो जो ज्योग्राफी की खबर है वो भी शामिल की गई है।
फिर लास्ट आ गया बच्चा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अच्छा मैं आपको अब एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, समझो बच्चा, एक चीज को समझो। जैसे आपके नियम आ गए, सुन लो बच्चा, आप इतने सारे नियम को पढ़ रहे हो। सपोज करो आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़े 2016, आपने ई वेस्ट वाले पढ़े, ओके, आपने बायोमेडिकल वेस्ट पढ़े। कैसे याद रखना है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसका। आपने प्लास्टिक वेस्ट वाला पढ़ा, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वाला पढ़ा आपने, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वाला, ये सब पढ़ रहे हो ना बच्चा आप, ये सारे के सारे, ये सारे सारे पढ़े आपने। आपने क्या करना है, जैसे आपकी कॉपी का पेज है बच्चा, कॉपी का पेज है, ये आपके 3-4 पेज है। आपने हर पेज को, पहली बात, एक पेज, इस पूरे पेज पे अगर लिखना है तो इस पे दो मत लिखना कि ऐसे हाफ पे आपने ई वेस्ट लिख दिया और नीचे वाले हाफ पे आपने प्लास्टिक लिख दिया। नहीं, एक पेज को एक के लिए ही यूज करें। पहली बात तो आपको याद कैसे रखना है ना, जैसे ई वेस्ट वाला है, ई वेस्ट वाला है, कैसे याद रखेंगे भाई? ई वेस्ट वाले को याद रखो, पुराने वाला कब था, सपोज करो पुराने वाला जब भी था 2011 था, लेटेस्ट कब आया 2016, या उसके बाद 2021, 11, 16, 21 ऐसे याद रख लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है? 11 वाला तो भूल जाओ, 16 वाला और 21 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है ना, ऑथॉरिटी वाइज कौन है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यूटीज में पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज हो गई, और उसके साथ साथ आपकी लोकल बॉडीज होगी, नगर पालिका और पंचायत। अल्टीमेटली ये देखेंगे उसको, जिम्मेदारी वाले अधिकरण हो गए। उसके साथ क्या किया, स्पेशल क्या है इसमें, जैसे विशेष क्या है? विशेष आपने यहां बोला प्लास्टिक की मोटाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, प्लास्टिक की मोटाई। उसमें आपने देख लिया कि भैया 40 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए, से कम नहीं, से कम नहीं। फिर हमने क्या देखा था, इसको लास्ट तक कितने तक बढ़ाया जाएगा, 120 माइक्रोन तक बढ़ाया जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट था ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। बस एक दो पॉइंट और रह गया, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रोविजन था, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करेंगे, कंपोस्टेबल प्लास्टिक को अलाउ किया था, कंपोस्टेबल प्लास्टिक है उसको टिक मार दो, सिंगल यूज प्लास्टिक को बोला था ऐसे कर दो। ऐसे बस आपको पंच कीवर्ड्स पकड़ने हैं बच्चा। कब आया, अब आया 3 बार, 2011 में, 16 में, 21 में। जिम्मेदारी किस किस की है, ईपीआर का कंसेप्ट इसमें आया, सिंगल यूज प्लास्टिक को टारगेट किया, कंपोस्टेबल प्लास्टिक को हमने अलाउ किया, और प्लास्टिक की थिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बस इतना याद कर लो और दिमाग में सेट कर लो, तो आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का मोटा मोटा खाका दिमाग में बन गया। एक एक पेज में बनाना है बच्चा, शॉर्ट 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 करके, आपको ये बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना। आगे बात समझ में? ये फिर आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्यों दिया गया? ये सारा डिटेल में इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बुक की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, आपको किसी बुक का पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं बचेगा उसके लिए। अगर आपको कभी भी आ जाए, सपोज करो निर्माण और विध्वंसक जो आपके रूल्स आ गए, मैं नहीं चाहता कि आप फिर मार्केट में या ऑनलाइन कहीं भी ढूंढो, आपके पास लिखा लिखाया मैंने दे दिया, उसी के अंदर पढ़ लो बस, जो काम का है, क्योंकि मैंने वो ही लिख के दिया है जो काम का है। अदरवाइज तो वो तो 20-20, 30-30 पेज के डॉक्यूमेंट है बच्चा, तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। ये 5-6 नियम है, लिख के रख लो। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट वाला था, पुराने वाला 1998 का था, नए वाला 2016 का है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आपको पता चल गया भाई, 4 वो कैटेगरी याद रखनी है किसी भी कीमत पे, मुझे ये नहीं भूलना, एक येलो कलर का डब्बा है, एक रेड कलर का डब्बा है, एक व्हाइट कलर का डब्बा है, एक ब्लू कलर का डब्बा है। 4 कलर के डब्बे थे पहले, 10 कलर के डब्बे थे, बस दिमाग में सेट रखो। और उन चारों कलर के डब्बे के लिए अलग अलग प्रोसेस है, ये भी बताया था। येलो कलर वाले का क्या करना है, उसको भस्म करो, पायरोलाइसिस करो, या डीप दफन कर दो उसको काफी गहराई में ले जाके। रेड कलर वाले के साथ हमें क्या करना था, व्हाइट कलर वालों के साथ क्या करना है, और हमने रेड कलर वालों के साथ, ब्लू कलर वालों के साथ क्या करना है, ऐसे मोटा मोटा याद रखना है आपको। हाँ ऐसे याद रखना है बच्चा आप लोगों को, ये सारी चीजें याद रहेगा। बोलो आइडिया समझ में आया आप लोगों को? नहीं सेम ऐसे एक पेज आप उसका प्लास्टिक वेस्ट का कर लेना। अच्छा ये ई वेस्ट लिखा ना मैंने यहाँ पे, प्लास्टिक वेस्ट आएगा बच्चा, ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट का हो गया। सेम आपका ई वेस्ट का हो जाएगा। ऐसे एक एक पेज में इनको समराइज करके आपको एक एक पेज में रखना है, एक पेज से ज्यादा नहीं जाना। इतना करने के बाद आपको जो पढ़ने का मन कर रहे कर लेना, पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उतना। मेरा कंटेंट सबसे पहले पढ़ना है, और मेरा कंटेंट पढ़ने के बाद आपके अंदर शक्ति बच जाए, मेरा कंटेंट पढ़ने के बाद आपके पास इच्छा बच जाए, तब आप कुछ और पढ़ लेना। पर सबसे पहले जो मैं आपको दे रहा हूँ वो पढ़ना है, दिस इज प्राइमरली। याद रहेगा आपको ये? बोलो सबसे पहले मेरे वाला कंटेंट, ये आपने हजम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपके अंदर ताकत बची, हिम्मत बची, फिर पढ़ लेना जो भी करंट अफेयर। लेकिन पढ़ना है, मैंने आपको पहले बताया अराउंड 50% क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे। स्टैटिक वाला तो मैं आपको सारा ही करा दे रहा हूँ, और करंट वाले को समझने के लिए आपको ये सारी समझ होना जरूरी है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये भी है बच्चा, ठीक है। चल यहां से आगे चलते हैं। अब आया हमारा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बच्चा देश में पोल्यूशन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रावधान है, अगर इनका कहीं भी उल्लंघन होता है या पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर अपील कहां करें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो ऑलरेडी कितना सारा वर्कलोड है, स्टेट हाई कोर्ट्स के पास कितना सारा वर्कलोड है, तो हमने पर्यावरणीय मुद्दों या उनसे जुड़ी हुई चिंताओं के लिए अलग से हमने एक ट्रिब्यूनल बनाया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। बेसिकली 2010 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत हमने इसको स्थापित किया है। क्या काम करता है? पर्यावरण संरक्षण, वन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका त्वरित समाधान करना, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना, व्यक्तियों और संपत्तियों को अगर किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो ये मुआवजा और क्षतिपूर्ति के लिए भी आदेश दे सकता है बच्चा। मुआवजा देना और आकस्मिक मामलों में, है ना, मामलों का त्वरित निपटान करना, और कंपनसेशन के लिए भी गाइडेंस दे सकता है। कंपनसेशन सपोज करो भाई क्या है, आपने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का कंसेप्ट अपनाया हुआ है, जो प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को आपने अपनाया हुआ है,
तो अगर अल्टीमेटली कोई पार्टी जिम्मेदार है, सपोज करो किसी ने कोई पर्यावरणीय ऐसा अपराध किया और उस पर्यावरणीय अपराध से समाज को या मुझे किसी तरह का नुकसान है, तो उस अपराध करने वाले को ये क्या गाइडलाइन दे सकता है कि आपके उस अपराध से मुझे जितना नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करा सकते हो, कंपनसेशन दिला सकते हो। ठीक है, तो ये बोलेगा कि मुआवजा या क्षतिपूर्ति के प्रावधान नहीं है इसके अंदर वो प्रावधान है बच्चा, पर्यावरणीय कानूनों के लिए इसके अंदर ये सारे प्रोविजन किए गए। ये इसकी बिल्डिंग है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जब हम यूपीएससी मेंस लिखने जाते थे तो यूपीएससी का जो यूपीएससी की बिल्डिंग है ना बच्चा, आपको पता है यूपीएससी की बिल्डिंग भी प्रीलिम्स का सेंटर और मेंस का सेंटर होता है। जैसे ये यूपीएससी है, सपोज करो यूपीएससी का बिल्डिंग है, ये पूरा यूपीएससी का बिल्डिंग है। यूपीएससी की बिल्डिंग को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस वाले बिल्डिंग के अंदर तो वही पूरा एकेडमिक और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, एडमिन काम करता है। इस बिल्डिंग का एक हिस्सा है ना, साइड से सड़क जाती है, इधर से एंट्री होती है ना, इस हिस्से में आपका सेंटर भी बनता है। यूपीएससी प्रीलिम्स का भी सेंटर होता है और यूपीएससी मेंस का भी, है ना। मेरे 2 बार सेंटर रहे यूपीएससी के, है ना। मेंस के सेंटर यहाँ पे रहे बच्चा, यूपीएससी की जो बिल्डिंग है इसी में जाके मुख्य परीक्षा भी लिख सकते हो। हाँ, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों बताया, यूपीएससी की बिल्डिंग के बाजू में ही है। मतलब ये अगर यूपीएससी है ना, धौलपुर हाउस है, ये सड़क है वो शाहजहां रोड है, वो शाहजहां रोड के नाम से, अब तो मुझे इतना याद है शाहजहां रोड ही है शायद। तो ये यूपीएससी वाली बिल्डिंग है, तो यूपीएससी वाली बिल्डिंग से इधर थोड़ा सा इधर आके ये वाली बिल्डिंग है, एनजीटी का बिल्डिंग है। उस टाइम पे फोन वोन नहीं होते थे, वरना फोटो खिंचा लेता, है ना, ऐसे खड़ा हो जाता मैं भी, फोटो खिंचवा लेता किसी दोस्त से। फोन फान थे नहीं हमारे पास, बटन वाले फोन के जमाने के हम तो यही खड़ा हो जाता मैं भी। और भाई साहब क्या हाल चाल है, चलो। हाँ, यूपीएससी वाले उसमें बच्चा एक म्यूजियम भी बना हुआ है, आप म्यूजियम में भी घूम सकते हैं। तो भारत बच्चा है ना, पर्यावरणीय विवादों के लिए एक तरह का ये समर्पित मंच है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश था जिसने इस तरह के ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया। और विकासशील देशों में इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने इस तरह का पर्यावरणीय मामलों के लिए अलग से हमने ट्रिब्यूनल बनाया है। चले, तो विशिष्ट संरचना है बच्चा, विशिष्ट स्पेशल इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, तीव्र समाधान करेगा, है ना। तो 6 महीने के अंदर इसको किसी भी मामले का निपटान करना होता है। मेन इसकी जो बेंच है, मेन बेंच तो वही न्यू दिल्ली में है जो मैंने आपको बताई। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है नई बिल्डिंग भी चेंज होती रहती है। 2017 तक तो बिल्डिंग यही थी, है ना। उसके बाद मैंने दिल्ली का भी गया नहीं मुड़ के, तो मुझे पता नहीं बिल्डिंग चेंज हो गई हो, है ना। अरे सर ने बोला था यूपीएससी के बाजू में, हम तो चारों तरफ चक्कर काट के आ गए, तो हो सकता है बिल्डिंग चेंज कर दी हो। ये बिल्डिंग चेंज होने वाला चलता रहता है। तो नई दिल्ली में इसकी मेन बेंच है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में 4 और इसकी अलग बेंच है। कुल मिला के एक तो सेंट्रल बेंच है, 4 इसकी रीजनल बेंच है। अच्छा, ठीक है। विशिष्ट मतलब स्पेशल बच्चा, है ना, स्पेशल, स्पेशल इसका संरक्षण। स्पेशल इसलिए है ना बच्चा, सिर्फ पर्यावरणीय मामलों को देख रही है बच्चा, है ना। किसी के संपत्ति के विवादों को, है ना, पारिवारिक विवादों को, उस तरह के मामलों को नहीं देख रही। इसका काम ही केवल पर्यावरणीय मामलों को देखना है। ठीक है, कौन कौन होता है, कैसे बनती है बच्चा, इसके अंदर बच्चा एक होता है अध्यक्ष, समझो, एक है इसके अंदर अध्यक्ष। कुछ इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और कुछ इसमें स्पेशल मेंबर्स हो सकते हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड मेंबर्स। 3 तरह के इसके अंदर लोग हैं बच्चा। जो इसका अध्यक्ष है, एनजीटी का जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष की नियुक्ति तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उसके परामर्श से किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद कौन से आए, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। इनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या बनाएगी, एक सिलेक्शन कमेटी या अपॉइंटमेंट कमेटी बनाएगी बच्चा। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि इन न्यायिक सदस्यों में से और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मेंबर्स में से कौन होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति सीजेआई के रिकमेंडेशन पे करेगी, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो ट्रिब्यूनल में जो पूरा ट्रिब्यूनल है, कितने मेंबर होंगे बच्चे, इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 20 आपके फुल टाइम न्यायिक और विशेषज्ञ मेंबर होंगे। ये टोटल कितने होंगे, 10 से 20 के बीच में इनका नंबर होगा बच्चा। इनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनाएगी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे फ्री होगा। सीजेआई की रिकमेंडेशन पे इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। चले, तो कहते हैं देश में, है ना, कानून से संबंधित, पर्यावरणीय कानून से संबंधित, उनके उल्लंघन से संबंधित कोई भी अगर मामला है तो वहां कहां जाएगा, उसको आप एनजीटी में लेके जा सकते हो। और एनजीटी को बोला गया कि यह एनजीटी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करेगी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बच्चा इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय के अंदर बच्चा, है ना, 3 चीजों को शामिल किया गया, 3 नियम है प्राकृतिक न्याय में। पहला नियम है सुनवाई का नियम, दूसरा नियम है पूर्वाग्रह नियम, और तीसरा नियम है तर्कसंगत निर्णय। तो हम कई बार आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। तो प्राकृतिक न्याय क्या कहता है, तो कहते हैं जब भी हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं उसमें 3 बातें जरूर शामिल होगी। पहला, सुनवाई का नियम। सपोज करो मैं कोई पैनल हूं, मुझे कोई डिसीजन देना है, और डिसीजन देने से पहले जो उससे संबंधित पक्ष है और आपके संबंध में कोई डिसीजन देना है, तो एक तरफा नहीं दिया जाएगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, पहले आपके पक्ष को सुना जाएगा, पहली बात, सुनवाई का नियम है। दूसरा क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह का नियम। तो जब भी मैं डिसीजन ले रहा हूं या पूरी बेंच डिसीजन ले रहा है, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, अध्यक्ष सब मिलकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लिया जाए। तीसरा है तर्कसंगत निर्णय, कि जब आप डिसीजन ले रहे हो तो उस डिसीजन के कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई तुगलकी आदेश नहीं होने चाहिए, ऐसा ही होगा, क्यों होगा, किस आधार पे आपने ये निर्णय लिया, तो तार्किक आधार होने चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, पहला क्या है, सुनवाई का नियम, दूसरा क्या है, पूर्वाग्रह का नियम, और तीसरा क्या है, तर्कसंगत निर्णय लिए जाएंगे। याद रहेगा आपको तीनों, बताओ, बताइए मुझे एक बार जल्दी से, इसमें कोई समस्या। अपेंडिक्स कितनी बार पूछोगे, अरे आपके पेट के अंदर अपेंडिक्स नहीं है, वो अपेंडिक्स को बोलते हैं परिशिष्ट। ठीक है, आपने किताबें नहीं पढ़ी क्या कभी जिंदगी में, है ना, किताब नहीं पढ़ते क्या आप लोग, कैसी बातें करते हो, परिशिष्ट क्या होता है, बोलो। किताबें वगैरह पढ़ा करो बच्चा, दिखाता हूं, किताबों के पीछे लिखा रहता है परिशिष्ट। अभी दिखाता हूं आपको, कोई मेरे पास कोई बुक में होगा तो मैं जरूर दिखाता हूं, है ना।
सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे परिशिष्ट लिखा होता है। एक सेकंड रुको, दिखाता हूं आपको, कोई बुक होगी उसमें जरूर होगा। ये लो, किताबें होती है ना कितनी भी स्टैंडर्ड, जैसे कल्चरल ज्योग्राफी की ये बुक है, पूरी किताब पढ़ोगे है ना, लास्ट में आपको बोल दिया ये परिशिष्ट है, सूची है, हमने कहां से क्या रेफरेंस लिया, कोई कोई कीवर्ड दे रहे होंगे, बाद में लिस्ट होती है ये, दिस इज अपेंडिक्स। क्या दिक्कत है इसमें? सर जी किताबें तो हमने देखी नहीं कभी, किताबें क्या होती है? क्यों लिखा होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या, एक चीज बताओ भाई, है ना, मैं 2004 में मेरी 12वीं हुई, 2004 में आई वाज इन 12th, है ना, 2004 में आई वाज इन 12th, ठीक है, 2007 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 2009 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। लेकिन जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये तो 2004 में जब मैं 12वीं में था तभी सीख गए थे, व्हाट इज अपेंडिक्स। मैं तो 12वीं में सीख गया था इस बात को। मतलब तो क्या पढ़ाई का स्तर गिर गया, मुझे समझ नहीं आती कि पिछले 21-22 सालों में स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई का स्तर गिर गया या लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है सब कुछ। या वो कल्चर चल गया है ना, गाइड वाला कल्चर चल गया क्या, गाइड एग्जाम से पहले वो छोटी छोटी बुकलेट आती है, उनको पढ़ के पास तो नहीं हो रहे तुम, बोलो। अरे वो एग्जाम से पहले क्या बोलते हैं, चित्रा प्रकाशन, ऐसी ऐसी बुक नहीं आती वो चित्रा प्रकाशन, 20 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, 25 है ना, इसी में से आ जाएंगे 4 क्वेश्चन, पास हो जाओगे, है ना, गाइड बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हो आप, किस किस नाम से चलती है वो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चले, ये एनजीटी ऐसे काम कर रहा है बच्चा, और वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स है, पॉलिटर पेज प्रिंसिपल है, 1992 वाला जो अर्थ समिट है उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। हाँ सीरीज पढ़ के, है ना, 1 वीक सीरीज बोलते हो आप उसको, हाँ शायद वो हो सकता है कारण। तो इसके आदेश के द्वारा ये प्रदूषण अन्य पर्यावरणीय क्षति, है ना, से पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान कर सकता है ना, कर सकता है, इन प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये सारे प्रिंसिपल, बच्चा याद रखना। जो अर्थ समिट है ना, अर्थ समिट कब हुआ था, अर्थ समिट बताओ, अर्थ समिट, अर्थ समिट कब हुआ था, 1992, बहुत सारा फाउंडेशन यही बन गया था बच्चा। ये 1992 वाला जो अर्थ समिट है, ये पोल्यूशन पेज प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, एजेंडा 21, ये उसी डॉक्यूमेंट से निकल निकल के आ रहे हैं सबके सब। चलो, अब इसके लिए वही है, दंड का प्रावधान भी किया है ना, 3 साल 3 वर्ष तक दंड दिया जा सकता है, जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अब क्या एनजीटी के डिसीजन के खिलाफ कहीं अपील की जा सकती है, तो यस, कि इसके किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के खिलाफ, है ना, 90 दिनों के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहां पे जाके आप इसकी अपील कर सकते हो। अपील का अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। एनजीटी तो वर्कलोड ही कम कर रहा है एक तरीके से उससे। पॉलिटर पेज प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, आया कहां से, ये दुनिया भर में सतत विकास का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों का एक समूह है ना, 1992 का वो रियो अर्थ समिट वहीं से निकल के आया बच्चा। पॉलिटर पेज प्रिंसिपल क्या कह रहा है भाई, जिसने पॉल्यूट किया है अल्टीमेटली वो ही रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ये कुल मिला के हमारे सारे एक्ट हो गए बच्चा, सारे एक्ट्स हो गए हमारे, एक्ट्स एंड रूल्स, हमने इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड रूल्स कर लिए। एक आधा कोई 1-2 दिन में मुझे और याद आएगा, तो या तो वो कल की क्लास में या मंडे की क्लास में करा देंगे। अब कल की क्लास में हम करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, है ना, वो जो आपका एक टॉपिक है, कल की क्लास में हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। बताओ, ठीक है बच्चों, आज इतना ही हो गया ये, है ना, थोड़ा सा ये काफी इंफॉर्मेटिव टाइप की थी बच्चा, ये लास्ट 3 क्लासेस, लेकिन करना ही था, है ना, इनको हमें करना ही था, थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप की है, आप एक बार पढ़ोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो सही हो जाएगा मामला, ठीक है। नहीं होगा, स्पीसीज वाला टॉपिक नहीं होगा, उसका रीजन बता रहा हूं मैं, स्पीसीज वाला क्यों नहीं होगा उसका एक रीजन बता रहा हूं, समझो। आप ये पूछ रहे हो ना सर स्पीसीज वाला होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, उसका रीजन बताता हूं मैं। स्पीसीज का पहली बात तो क्वेश्चन जो भी स्पीसीज आई है बच्चा, वो 12 से 18 महीने के करंट अफेयर में चर्चा में थी, 12 से 18 मंथ्स में किसमें थी बच्चा, वो करंट अफेयर में चर्चा में थी। तो जितना भी स्पीसीज आया है वो करंट अफेयर से ही आया है, पुराने वाली स्पीसीज को पढ़ने का क्या मतलब है, हमें जितनी भी 12 से 18 महीने की इंपॉर्टेंट स्पीसीज है केवल वही टारगेट करनी है, पुरानी स्पीसीज नहीं आई है। तो आपको करंट अफेयर पे स्पीसीज पे फोकस रखना है, ठीक है। हमें कौन कौन सी, अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना, जब लास्ट डे जिस दिन हमारा होगा, कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे टैकल होंगे या इस टाइप के क्वेश्चन कहां से आए, तो वहां आपको समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चन करंट में ही चर्चा में था प्रीलिम्स से 7 महीने पहले, या ये संस्था पिछले 12 महीनों में चर्चा में रही थी, ये फला ग्रुप 8-9 महीने पहले द हिंदू की एक खबर में था। तो कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो करंट अफेयर से ही आए हैं, हालांकि वो सारे जैसे कोई ग्रुप है, कोई संस्था है, कोई बॉडी है, कोई रिपोर्ट है, वो सारी की सारी जो अभी तक हमने पढ़ा संबंधित उसी से ही रहेगी, लेकिन वो करंट अफेयर से आया है, बस इस चीज को ध्यान रखना। मेरा उद्देश्य ये था कि हम करंट अफेयर में ऐसी कोई भी बात ना पढ़े, ऐसी कोई नई चीज ना दिखे, आप बोलो यार ये लॉस एंड डैमेज फंड कहां से आ गया, समझ गए, ये कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये तो वो सारी चीजें जो करंट में आएगी आप उसको समझ चुके हो, बस अब आपको पढ़ के अपने आप को अपडेट करना रहेगा। और करंट अफेयर में कराऊंगा बच्चा ना, लास्ट 1 ईयर का कराऊंगा, लास्ट 1 प्रीलिम से पहले होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से करंट अफेयर ना पढ़े, आप खुद से भी पढ़िए, मैं भी करवाऊंगा, लेकिन वो प्रीलिम से पहले कराऊंगा, मेरी बात हो गई टीम से, वो यूट्यूब पे ही होगा, हमारी 10-12 क्लासेस लगेगी, जिसमें हम साल भर के करंट अफेयर को कर लेंगे, मंथ वाइज कर लेंगे, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ऐसे करके, लेकिन आपको खुद से भी पढ़ना है बच्चों, ठीक है।